ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर शो की। और श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मार्केट देखिए आज इशू क्या है वीरू, जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि रोज़ धीरे धीरे जैसे जैसे कहते हैं ना, कहीं रोज़ कहीं ना कहीं कट लग रहा है, एक कट रोज़ ऐसा हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। और 5वें दिन लगातार निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार निफ्टी का जरा एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा, 7 डे चार्ट रखिएगा। 7 डे चार्ट में वो पाँचों के पाँचों दिन आ जाएंगे, बीच का वीकेंड भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्केट कोलैप्स कर गया है, हम कुल मिलाकर 1.4% गिरे हैं बस। 1.4%, 1.4% नॉर्मली हम एक दिन में भी गिर जाते हैं कई बार, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जिस तरीके से गिर रहा है ना मार्केट, वो थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है। आईटी क्लियरली आईटी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और लगातार दबाव आईटी की वजह से। इनफैक्ट इन्फोसिस का चार्ट देखिए आप। और अब ये चार्ट मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं, इवन वो जो बायबैक वाली रैली थी वो पूरी की पूरी स्वाहा हो रही है इन स्टॉक्स में से काफ़ी हद तक। इन्फोसिस का अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट रखेंगे तो उसमें दिखाई देगा वो एक बेरिश मार्केट थी, उसके बाद वो बायबैक का न्यूज़ आया, उसके बाद थोड़ा सा एक ट्रिगर मिला, लेकिन अब देखिए आप ऑलमोस्ट उसको भी पूरा नेगेट करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात, बैंक निफ्टी स्टेबल हुआ है आज। जो कल की इतनी बड़ी गिरावट थी उसके बाद आज फॉलो थ्रू नहीं है बैंक निफ्टी में सेलिंग में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने रिकवरी को लीड करा। और दूसरा, मिड कैप हालांकि फिसले वो भी हैं मिड कैप अच्छी शुरुआत के बाद, लेकिन फिर भी उतने नहीं गिरे जितने कल गिरे थे, तो ये थोड़े से पॉजिटिव होंगे। लेट्स सी आगे कैसे 1.5 घंटा कैसे रहता है। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हर दिन एक कट मार्केट में नजर आता है, उस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि चलने की हिम्मत न थी और रुकना मुहाल कर दिया। लेकिन क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत होती है, सबके पोर्टफोलियो रेड में, मार्केट जब संभलने की कोशिश करता लगता है हमें कि अब संभल रहा है, फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब आईटी जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, जब H1B वीज़ा की खबर के बाद, इस पूरे मूड माहौल में मार्केट कहाँ जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या हिदायत? देखिए कहाँ जा रहा है ये तो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे श्रेया। आई थिंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई व्यू नहीं लूँगा मैं इस समय, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट एक रेंज में है, ऑल सेड एंड डन। इनफैक्ट आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि छोड़िए, चलिए आप 1 दिन का, 1 हफ्ते का, वो सब छोड़िए, मैं कहता हूँ आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए निफ्टी का। ये देखिए, ये 12 महीने का चार्ट है, 4% नेगेटिव है। इस साल का भी चार्ट दिखा दीजिए, दिस ईयर, खाली अगर दिस ईयर देख लें आप, मेरे ख्याल से हम फ्लैट होंगे। तो मोर और लेस ब्रॉडर जो लेवल पर मार्केट है वो एक रेंज में रहा है पूरे साल मार्केट एक रेंज में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा थका रहा है। हाँ, इस बीच में हम बीच में 22,000 पे भी गए और एक बार हम 26,500 पे भी गए। ये जरूर हुआ है, 26,500 पे तो खैर लास्ट ईयर गए थे, लेकिन करीब 26,000 के करीब तक है। तो उस हिसाब से ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन आईटी में जो प्रेशर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है। मार्केट को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, और शायद कहीं ना कहीं वो जो H1B वीज़ा वाला मामला था वो वहीं पर नहीं रुकने वाला है, कुछ ना कुछ और भी शायद आ सकता है। मार्केट की थॉट प्रोसेस है अब जो भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि आईटी बहुत गिरा रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी ने 20 डे में बचाया, लेकिन ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी ने हालांकि 20 डे में तोड़ दिया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, पहला सपोर्ट आएगा आपका 24,950 से 25,000 पर, और उसी में हैं हम। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 से 24,850 के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी और रेजिस्टेंस 25,000 से 25,050, आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी, और उसके बाद 25,150 से 25,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर है 55,300 से 55,500, आज का हाई भी करीब करीब वहीं है, वहाँ पर पहली रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट आपका है 54,900 से करीब करीब 55,100 के करीब, जहाँ पर आपका आज का लो भी प्लेस्ड है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस समय वीकिश साइड पर है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में ठीक ठाक कर रहे हैं अभी भी। मेटल्स फॉर एग्जांपल, आई थिंक इस समय मेटल्स में लोग अभी भी मौके ढूंढ रहे हैं। आई थिंक ऑयल एंड गैस अगर आप देखें, यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक मौके हैं। आज सुबह हमने ऑयल इंडिया और ONGC की बात की थी बिग स्टॉक्स में, तो ऐसे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो ठीक कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट पर थोड़ा प्रेशर है। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ एक्शन नज़र आ रहा है? अनुज, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन काफ़ी हद तक मेटल्स के अगर मैं बाहर जाऊँ तो काफ़ी हद तक थीम्स बटी हुई हैं। हालांकि डिफेंस भी आप कह सकते हैं कि, और कुछ ऑयल गैस के स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं। बट गोल्ड सिल्वर की तेज़ी MCX को पूरी भारी अनुज, और MCX में विद रोल ओवर्स
विद OI कंसंट्रेशन अगर आप अक्टूबर की सीरीज़ को देखें, इट लुक्स गुड, इम्प्रेसिव लग रही है। 8102 ये इस वक्त 22 अगस्त के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। और आप जरा सितंबर का सब्सट्रैक्शन और अक्टूबर का एडिशन देखिए, आपके स्क्रीन पर अक्टूबर फ्यूचर्स है। 46.85% लोडेड विद लॉन्ग्स इन नेक्स्ट सीरीज, अनुज ऑलमोस्ट 35% रोल ओवर। यानी अभी कल का सेशन बाकी है, अभी सोमवार का सेशन बाकी है, मंगलवार का, लेकिन 35% रोल ओवर स्ट्राइक करता हो। तो MCX कुछ डिफरेंट है स्टैट्स में इस बार। और उसके बाद मैं लेके आऊँगा PNB हाउसिंग। आप जानते हैं अनुज, आपने पिक भी किया था इसको बहुत पहले, बट PNB हाउसिंग अब एक और क्रिटिकल मार्क पूरा कर रहा है, काट रहा है। ये है आपके स्क्रीन पे सितंबर फ्यूचर्स, बट लुक एट अक्टूबर फ्यूचर्स। 50 लाख शेयर्स लोड हुए हैं, यानी 200% OI बिल्डअप हुआ है। और अब ये स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। और उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका ये एक बड़ा 3 अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था, ठीक उसी पर पैरेलली अलाइंड हो गया है। तो PNB हाउसिंग अभी भी एक इतने बड़े मूव के बाद स्टैट्स के मामले में बेहद स्ट्रॉन्ग, बेहद स्टेबल। और तीसरा स्टॉक पे रखूँगा, दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। आई मीन सिंगल बैंकिंग काउंटर पोस्ट PSUs जो कि अच्छा कर रहा है और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ आज जरा इसके रोल ओवर देखिए 31%। 5 लाख शेयर सितंबर में जुड़े, हालांकि अक्टूबर में आप बिल्डअप देखिए तो 46 लाख शेयर का। तो बेहद 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 शानदार इस वक्त AU स्मॉल बैंक का सेटअप। 3 स्टॉक्स, MCX, PNB हाउसिंग और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनुज IT बैकफुट पे, बैंक्स थोड़े से स्केप्टिकल, निफ्टी थोड़ा सा स्केप्टिकल। एक चीज़ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो कि ग्लोबली एसोसिएटेड है, दैट्स मेटल्स। क्या यही ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग साइड पे एक मजबूत कड़ी है इस वक्त? लग तो रहा है देखकर वीरू, मेटल्स, कमोडिटीज़ इन जनरल जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। और आई थिंक अगर आप देखें तो वेदांता जैसे स्टॉक्स ये लीड कर रहे हैं इसको। और आप देखिए हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, आई थिंक अभी भी मेटल्स एक बहुत ही अंडर ओन्ड सेक्टर है। आई थिंक मैं कल ही बात कर रहा था इसकी, मैं कल एक आई थिंक एक पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे मैं यही बात कर रहा था कि अभी अगर सबसे ज़्यादा अंडर ओन्ड स्पेस कोई है तो मेटल्स ही है। और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है यहाँ पर। तो मतलब हो सकता है कि ये स्पेस आगे भी कंटिन्यूसली सरप्राइज करती रहे आपको, जिस तरीके से बेस मेटल्स भाग रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स, एक आध स्टॉक को छोड़ दें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं। और इनमें से कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं है मेटल स्टॉक्स में, एक आध स्टॉक को छोड़कर। तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्पेस और काफ़ी पोटेंशियल है। पर चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया बताइए। जी, मेटल स्पेस की बात हो रही थी, अभी भी आप इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं। एक और स्पेस की बात कर लेते हैं, PSU बैंक्स स्पेस की। और पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी, आज भी रिपोर्ट बता रही थी मैं, दमखम नज़र आ रहा है PSU बैंक्स में। हालांकि आज थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है ये स्पेस, नो डाउट, लेकिन क्या यहाँ पे भी मेटल की तरह आप पोटेंशियल देख रहे हैं? आई थिंक सो। आई थिंक PSU बैंक्स में एक चीज़ तो क्लियर है, हर डिप पर बाइंग आ रही है। कल देखिए शुरू में बाइंग आई लेकिन डील ओवर बंद हुआ, लेकिन आज जिस तरीके की बाइंग है, इसका 1 महीने का चार्ट थी कि ये कुछ कह रहा है आपको, जिस तरीके से ये बाइंग आ रही है यहाँ पर। फर्स्ट को पॉलिसी भी है, आई थिंक पता नहीं मार्केट उससे पहले आया, कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, शायद कुछ NPA साइकिल को लेकर मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लियरली ये एक और स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इस समय अच्छी लग रही है। एक और स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाहता था, भूल गया था बात करना, वो है टाटा मोटर्स। सच बताऊँ ना, मैं हालांकि आज स्टॉक गिरा, हमने बिग स्टॉक में लिया था, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना नेगेटिव ये न्यूज़ है। और कंपनी एडमिट भी कर रही है कि हाँ दिक्कत है, उसके बाद भी नहीं गिरा। ये अपने आप में एक मुझे सरप्राइजिंग फैक्टर लगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ फ्लो, ऐसा लग रहा है उनके 2-3 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पूरी इंपैक्ट हो जाएगी। बट एनीवे जो भी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है मार्केट में। थोड़ा से जब आगे बढ़ेंगे तो बात भी करेंगे। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मार्केट में। तो अब शुरुआत कर लेते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का। तो कहाँ पे ज़्यादा डेंट पड़ा, शॉर्ट साइड के ट्रेड बने हैं आज के
सेशन में आपके स्क्रीन पे इस वक्त ट्रेंड पिछले कुछ सत्रों से लगातार गिर रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे आज देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड 2-3 सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन आज मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिली। 2.5% ये भी लुढ़का। टाटा मोटर्स अभी जिक्र भी हो रही थी नेगेटिव न्यूज़ के बाद, यहाँ पर बिकवाली हावी 2.5% के करीब। डॉक्टर रेड्डीज भी फार्मा स्पेस से 2% करीब करेक्ट होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार, 3.5% की गिरावट। रियल्टी स्पेस में थोड़ा प्रेशर पिछले कुछ सत्रों से, और लोधा डेवलपर्स देखिए 2.5% लुढ़का। ओरेकल फाइनेंशियल आईटी स्पेस से लगभग 2%। दालमिया भारत भी सीमेंट स्पेस में आज ये काउंटर बिकवाली का शिकार हुआ 2%। लेकिन डिफेंस एज ए स्पेस अगर आप देखें तो ये अच्छा चल रहा है। बीईएल गेनर्स में शुमार, 2.5% की तेजी। हिंडाल्को आज सुबह हम डिस्कस भी करते, मेटल स्पेस में मोमेंटम है, 0.1% के करीब करीब मेटल इंडेक्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो हिंडाल्को 1.5% चढ़ गया। ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प लगातार इसकी चर्चा हुई है और ये 2% के करीब 1.5% के करीब चढ़ता नजर आया। एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1% के करीब। इसके अलावा अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हिंद जिंक दिखेगा आपको, वेदांता दिखेगा मेटल स्पेस से, जो कि लगभग 0.3% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। ऑयल इंडिया बिग स्टॉक्स में उसको शुमार किया गया था। शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज रैली है, 2.5% ये चढ़ गया। वोडाफोन आइडिया सीसो पैटर्न देखने को मिलता है, आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचिन जी, अमित सेठ, सोमिल मेहता, शिल्पा राउत और रुचित जैन जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको डिफेंस शेयर क्यों चल रहे हैं। फिर 2:20 पर यतिन मोता ही बताएंगे आपको टाटा मोटर्स में रिवर्स गियर क्यों लगा। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको आज हिंदुस्तान कॉपर क्यों चमक रहा है। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको 2025 में कितने नए आईपीओज आए। साथ ही आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे किन आईपीओज का प्रदर्शन रहा फीका। 2:50 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको 2025 में कौन सी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल हुस्कूटे जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए पैनल के पास चला जाए और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में आयशर मोटर्स पे। आयशर मोटर्स एक 7000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और इसके ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग काफी है टुवर्ड 7100। तो 7000 के स्टॉप लॉस से आयशर मोटर्स पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 7100। 7040 पे आयशर मोटर्स आपका बाय कॉल। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर कोफोर्ज मुझे लग रहा है अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस में है ऑन द बेरिश साइड। एंड जिस तरीके से इसने 1600 के लेवल को थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश की है, डेटा वाइज अगर देखें तो क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप ही है। बट इसके एडीएक्स ने अभी अभी थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है ये जो 4 दिन से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है वो थोड़ी सी और एग्रीवेट होगी और थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर कोफोर्ज में अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1528 के आसपास प्लेस्ड है। तो शॉर्ट पोजीशंस आपको फ्रेश ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1610 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, बिकवाली की राय कोफोर्ज में सचिन जी की तरफ से आती हुई। गाबर सर गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है लोधा और शॉर्ट। लोधा वीक नजर आता है स्ट्रक्चरली। ट्रेड करें 1152 का 53 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 1160 का करीब 7 रुपीज का स्टॉप है। डाउन साइड पॉसिबल 1140 तक। यस, लोधा वीक। ओके लोधा वीक, ये हो गई ट्रेड गाबा सर की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टीसीएस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। टीसीएस काफी समय से 3020 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट फाइनली ये सपोर्ट आज ब्रेक हो गया है। तो टीसीएस के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपको 3000 के ऊपर लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 2900 2900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं टीसीएस के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 2960 का पुट ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 12 रुपए के नीचे लगाइए और टारगेट 60 रुपए के आसपास के सेट करिए। ओके, टीसीएस फ्यूचर्स आपका शॉर्ट है 2960 पे भी, और निफ्टी आईटी लिखे आइए 34483। यानी हम 9 सितंबर के लोज के बेहद नज़दीक, यानी हम 5 अगस्त के लोज के बेहद नज़दीक, यानी हम
अप्रैल के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। एंड लुक एट निफ्टी इटसेल्फ, निफ्टी को भी देखिए, डे लो पर मार्केट्स 24,960 डे लो पर। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। सौमिल, माफ कीजिएगा, सौमिल जी आपका ट्रेड। सौमिल जी आप म्यूट पे हैं, प्लीज कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, मेरा ट्रेड होगा HCL टेक पर। HCL टेक में शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा। एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ग्रेट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 1460 का, टारगेट होगा 1340 का। ओके, HCL टेक में बिकवाली की राय, तो सिर्फ एक बाय साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बिकवाली की राय दे रहे हैं। एक बार रैप अप कर देती हूँ। गाबा सर ने लोधा चुना, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। 1140 के नीचे के टारगेट देख रहे हो, 1160 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने आयशर मोटर्स में खरीदारी की राय दी है। स्क्रीन पर आपके टारगेट और स्टॉप लॉस 7100 तक का टारगेट देख रही हैं वो, 7000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सचिन जी ने कोफोर्ज में बिकवाली की राय, काफ़ी वीक काउंटर लग रहा है उनको, आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त। नीचे का टारगेट है 1528, 1610 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने भी कहा TCS में बिकवाली कीजिए, और TCS में 2900 तक के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 3000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने अभी HCL टेक, तो सभी ने IT पे ज़्यादातर बिकवाली की राय दी है। HCL टेक 1340 तक के नीचे के टारगेट, 1460 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नीरज दीवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे मूड माहौल में कहीं उम्मीद की किरण तो नज़र आ रही होगी आपको। कौन से स्टॉक्स रखे रडार पर? या गुड आफ्टरनून। या बिल्कुल, लास्ट 4-5 दिन से मार्केट काफी वीक दिख रही है, रोज ही नया लो बना रही है मार्केट। आज भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है मार्केट जा रही है। तो बट आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स हैं वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वेदर इट्स PSU banks, whether it's domestic infrastructure, capital good, डिफेंस में आपने देखा है काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। रेलवे में भी ऑर्डर फ्लो इम्प्रूव हो गया है, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि आगे चलते हुए जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम बन सकता है। उसके अलावा पावर स्टॉक्स हैं जिन्होंने लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है। आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब पिकअप होगा, डिमांड का इम्प्रूवमेंट होगी, जैसे अब सेकेंड हाफ में जाएंगे वहाँ भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं पावर सेक्टर में से मैं एक स्टॉक देख रहा था, वो है JSW एनर्जी, जो विंड, सोलर, थर्मल, तो रिन्यूएबल और थर्मल दोनों तरफ उनकी प्रेजेंस है और काफी अच्छा एग्जीक्यूशन उन्होंने दिखाया है पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर। तो इनका टारगेट है कि 30 गीगावाट्स का जनरेशन कैपेसिटी बना लेंगे अपना FY30 तक, और 40 गीगावाट्स की पावर स्टोरेज कैपेसिटी बना लेंगे। तो जैसे जैसे ये एग्जीक्यूशन पिकअप होगा, इनका ROE काफी इंप्रूव होगा, जो मुझे लगता है कि 2-3 साल में 16-17% ROE हो जाएगा। इसका EV/EBITDA पे अगर आप देखें, तो अगर आप 2 साल के हिसाब से देखें तो 10-11 टाइम पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा स्टॉक 15 टाइम पे तो चलना चाहिए। तो अगर आप साल के हिसाब से भी देखो, मुझे लगता है कि 20% जैसी अपसाइड इसमें मिल सकती है एक इन्वेस्टर को, और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा शेयर रखने के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर रखने के लिए थोड़ा सा मार्केट वापस वीक हो रहा है, और निफ्टी अब आई थिंक डे लो के काफ़ी करीब है। डे लो पर तो नहीं है लेकिन करीब है काफ़ी। और सेंसेक्स देखिए यहाँ पर भी, अब क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है इसके लिए इसकी बात कर रहे हैं थोड़ा सा। एक चीज़ है, वैसे बैंक्स अभी भी स्ट्रांग है, एक्सिस बैंक और इंडियन बैंक। इंडियन बैंक तो आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट भी थी, और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। एक्सिस करीब 1% ऊपर है। भारती में अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग है आज। भारती अब डे हाई पर आया है, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखिए भारती इस समय 1946 पर। लेकिन एक व्यू लेते हैं इस समय इंडियन बैंक पर। सचिन गुड आफ्टरनून, कोई व्यू इंडियन बैंक पर? गुड आफ्टरनून जी, अनुज जी। इनफैक्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, एंड लगातार यहाँ पर जो हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है वो ऑनगोइंग रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने हाल फिलहाल में देखा था 705 के लेवल के आसपास। उसके पैटर्न टारगेट्स मुझे लग रहा है अभी भी पेंडिंग है, 738 के आसपास प्लेस्ड है।
तो आई थिंक किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की ही सलाह होगी। एक काफी आइडियल कैंडिडेट है बाय ऑन डिक्लाइंस का। एंड जिस तरीके से अभी भी स्टॉक में प्रोग्रेसिंग ट्रेंड है, उस ट्रेंड में मुझे लग रहा है बदलाव तभी होगा अगर 698 के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 710 तक कभी भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 698 के आसपास लगाना है एंड 738 740 एक अच्छा आइडियल जोन होगा जहां पर पोजीशंस को रिव्यू किया जा सकता है। ओके, इंडियन बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बैंक्स। और अब लेके आइए जरा एक बार आप निफ्टी रियलिटी। डॉक्टर साहब जो मैं स्टॉक्स बोलूँ ना उसके रोड ओवर फायर करिएगा। निफ्टी रियलिटी एट 881 इज़ एट डे लो और ये ट्रेड कर रहा है मतलब लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे सिंस जो मई है। और इंडेक्स से बुरा हाल है स्टॉक्स का। लुक एट डीएलएफ में ऑलरेडी एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन आ चुका है। मुझे जब मैं सचिन जी से बातचीत हो रही थी तो मेरे को याद भी आया इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 40% रोल ओवर विद डिक्रीज रोल ओवर कॉस्ट, यानी शॉर्ट रोल ओवर एक ही हो गया। फिर आप लेके आइए मैक्रोटेक, ब्यूटीफुल बेरिश फ्लैग आपकी स्क्रीन पे 1160 पे डे लो पर। उसके बाद लेके आइए आप ओबरा रियल्टी, ये तीनों चार्ट्स पे फ्लैग हैं। डीएलएफ ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, मैक्रोटेक दे रहा है और अभी ओबराय को देना है। सचिन जी मैं एक बार आपके पास फिर आऊँगा क्योंकि कल का वो एनालिसिस आपका और आपकी वो कॉल बहुत अच्छी थी। अगर अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे प्लेस करना है विद शॉर्ट और लॉन्ग पुट्स, और रियलिटी में आपके क्या क्या व्यू हैं इस वक्त? विल जी आई थिंक आपने सही सीक्वेंस यहाँ पर डिनोट की है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो नेक्स्ट इन लाइन है जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होना चाहिए वो है ओबराय रियल्टी का। क्लियरली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार इसने एक अटेम्प्ट किया था 1680 के बैरियर को ब्रेक करने का एंड वहां पर एक फेलियर हुआ है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके इसमें रिवर्सल्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकडाउन हो सकता है। जो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी वो लगभग अराउंड 1570 तक की होगी। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक मिल जाता है तो 1596 से लेके 1605 तक मुझे लग रहा है एक स्कोप है पुल बैक का, जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। पुल बैक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर एक बेरिश सीक्वेंस है एंड 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है एक हल्का पुल बैक मिल सकता है जहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1622 पे लगाना है एंड पुल बैक पे शॉर्ट करने की सलाह होगी 1570 के टारगेट के लिए। ओके तो ये हो गई बात रियलिटी स्पेस की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जैसा कि अभी डिस्कशन भी हो रहा था, और रियलिटी स्पेस डेज लो पर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट देखिए लगभग 1% की गिरावट के साथ। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर अच्छी खासी बाइंग नज़र आएगी वहाँ पे बात करते हैं उसकी डिफेंस स्पेस की। इनफैक्ट शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। सितंबर के दौरान अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। क्यों बाजार का फोकस डिफेंस पर लौटा है ये बताने के लिए यतिन मोहता जी मौजूद हैं। यतिन जी बताइए, डिफेंस स्पेस में शानदार रैली क्यों? जी, और ये सीरीज में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो जो डिफेंस स्टॉक्स हैं खास करके जो एफएनओ सेगमेंट में है यहाँ एक ज़बरदस्त तेज़ी है। औसतन 10% का रिटर्न आपने मंथ टू डेट सारे के सारे स्टॉक्स में देखा है, चाहे वो मज़गांव टॉक हो, HAL, भारत डायनामिक्स और BEL हो। कहीं ना कहीं यहाँ ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डिफेंस शेयरों की बात करें तो ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस का भी यहाँ योगदान है, वो भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज भी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो CRSE की आज खरीदारी की सलाह है, आउट परफॉर्मर रेटिंग वो रख रहे हैं और लक्ष्य है उनका लगभग 5450 रुपये के आसपास का। और उनको लगता है कि जो तेजस MK1 वेरिएंट है उसमें जो सप्लाईज हो रही हैं, उसमें जो आपको 12 इंजन जी की तरफ से मिलते हुए नज़र पड़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में कंपनी का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एक बात। और दूसरी के जैसे ही तेजस की डिलीवरी शुरू होंगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, तो नए ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं नए 67,000 करोड़ के ऑर्डर्स पहले 2 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद ये सिक्योर कर पाएंगे और एक डेकेडल हाई ऑर्डर बुक इनको आती हुई नज़र पड़ेगी लगभग $54 बिलियन के आसपास। इसके अलावा BEL ने करार किया है L&T के साथ, और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिस पे सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाली है, एक्मा प्रोजेक्ट, यहाँ दोनों का जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेट करेगा और मिला के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स के लिए, यहाँ संयुक्त तरीके से BEL और L&T
पार्टनरशिप करेंगे, जो काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिपिंग सेक्टर की, जो शिपिंग डिफेंस स्टॉक्स हैं, मझगांव डॉक, जीआरएससी, कोच्चि शिपयार्ड, इसके लिए भी एक बड़ी सौगात सरकार लाई है। ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छी है ही। इसके अलावा शिप बिल्डिंग को 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कैबिनेट ने येस्टरडे अप्रूव किया, और यहाँ भी आपको एक मोमेंटम मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। तो काफ़ी दिनों से शिपिंग स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं खराब बाजार में। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। डिफेंस स्पेस में शानदार रैली और सरकार की नीतियों से एक बड़ा फायदा मिल रहा है इस पूरे स्पेस को। नीरज दीवान जी, डिफेंस स्पेस ने सितंबर सीरीज में तो अच्छे रिटर्न दिए ही हैं, लेकिन पिछले कुछ बीच में थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन फरवरी का भी महीना याद होगा आपको, शानदार रिटर्न डिफेंस स्पेस से मिले थे। अगर इस पूरे स्पेस में एक दो स्टॉक्स आपको चुनना हो तो टॉप पिक्स क्या होगी आपके? मैं काफी पॉजिटिव हूँ स्पेस में। जो इसके बीच में जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, तो बीच बीच में रिजल्ट्स के बेसिस पे फ्लक्चुएशन आती रहेगी, स्टॉक्स के अंदर करेक्शन आती रहेंगी, बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डिफेंस उनका पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। जिस तरह का कैपिटल आउटफ्लो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अभी शिप बिल्डिंग के ऊपर एक नया जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन सबको देखते हुए जो कपल ऑफ स्टॉक जो मैंने देखे हैं जो मुझे पसंद है, उसमें एक मज़डॉक शिपयार्ड है। वो मुझे लगता है कि उनका काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो है, जो अब रिसेंटली भी उनको ऑर्डर मिल रहे हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद है। तो मज़डॉक एक स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो स्टॉक में रहना चाहिए। दूसरा एक और स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी में भी अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल में रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंप्रूव हो रही है काफी, और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। तो एक ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है पोर्टफोलियो के लिए एज अ डिफेंस स्टॉक। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के शेयर में आज 3% से ज़्यादा की गिरावट है। उनकी अगर आप JLR की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो लिख रहे हैं कि वी हैव इन्फॉर्म दैट वी हैव एक्सटेंडेड द करंट पॉज इन प्रोडक्शन अंटिल वेंसडे 1 अक्टूबर 2025 फॉलोइंग द साइबर इंसिडेंट। क्या है ये साइबर इंसिडेंट, कितना नुकसान हो रहा है JLR का प्रोडक्शन में, और फाइनेंशियल लॉसेस क्या हो सकते हैं, इतने से समझते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस इनको इंडिया के बाहर JLR से आता है। करीब 80% से ज़्यादा ये रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ एक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का झटका आपको लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। 31 अगस्त को JLR ने पब्लिकली कहा कि उनकी फैसिलिटीज़ पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक तो हुआ ही है, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर है। इसका मतलब ये है कि जो साइबर अटैक करने वाली पार्टीज़ हैं वो पूरे सिस्टम को लॉक कर देती हैं, उनको हैक कर लेती हैं, और उसके अनलॉकिंग के एवज में फिरौती मांगती हैं, एक बड़ा अमाउंट मांगती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की बात करें या जिस तरीके से उनके प्लांट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सिस्टम में इतने सारे ज़्यादा नुकसान हो गए हैं कि उसको रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान शायद JLR को झेलना पड़े इस साइबर अटैक के चलते। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है, और स्टॉक इसीलिए प्रेशर में है टाटा मोटर्स का, क्योंकि कोई प्रकार का इंश्योरेंस कवर इस साइबर अटैक का कवरेज नहीं है। तो पूरा का पूरा जो 2 बिलियन पाउंड का जो दिक्कत है, जो असर है, वो शायद कंपनी को खुद को ही झेलना पड़े। हालांकि कंपनी के बयान के हिसाब से उनको लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है, और कहीं ना कहीं वो 1 अक्टूबर के बाद प्लांट शुरू कर लेंगे मिनिमम नुकसान के साथ। तो हाँ, टाटा मोटर्स का शेयर नुकसान झेल रहा है, और कंटिन्यूस 31 अगस्त से कंपनी हर 15 दिन में एक अपडेट देती है कि वो प्लांट को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। देखते हैं 1 अक्टूबर से जो उन्होंने डेट दी है, क्या प्रोडक्शन JLR के प्लांट्स में शुरू हो जाएगा फिर से कि नहीं, क्योंकि वही तय करेगा आगे उसके स्टॉक की ट्रेजेक्टरी। बिल्कुल, और इस खबर के बाद टाटा मोटर्स प्रेशर में तो है। साइबर अटैक, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, नो इंश्योरेंस कवर। सचिन जी, टाटा मोटर्स, मुझे याद है कल आपने मार्केट के ओपनिंग के वक्त सुझाया था, शॉर्ट साइड की ट्रेड थी टाटा मोटर्स पर आपकी। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स में? जी श्रेया, इनफैक्ट मुझे लग रहा है सुबह भी हमने इसे कवर किया था, एंड 670 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह दी थी, जो कल के सेशन में हमने एक टारगेट इंडिकेट किया था। वहां पर भी मुझे लग रहा था कि इंट्राडे में लगभग अराउंड 654 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। तो डेज लो 56 का बनाने के बाद एक वापस पुल बैक जरूर मिला है, तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी अभी भी वैसी ही ब्राइट है।
ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर सेलिंग रेंज में आ चुका है, तो यहाँ पर भी चेंज कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है प्राइस एक्शन में। मुझे लग रहा है EDX का जो ब्रेक आउट हुआ है उसके वजह से एक क्लियर एविडेंस है कि ये पर्टिकुलर जो डिक्लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग बनाने की ही सलाह होगी। ट्रेड सेटअप तो वैसे सेम ही होगा जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर 678 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 654 का भी सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट फ्लोर है वो लगभग अराउंड 640 के आसपास ही प्लेस्ड है, तो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी वापस प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की ही सलाह होगी। न्यूज़ फ्लो नेगेटिव और टेक्निकल सेटअप नेगेटिव, वर्स्ट सेटअप इन ऑटो, टाटा मोटर्स नेगेटिव और शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करिए, ये राय है। अच्छा एक काम करिए जरा, एक बार दिखाइए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे 2 बजे के स्टॉक्स की समरी में शामिल था, इज नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ 745 रुपये 90 पैसे। और ये देखिए रोल ओवर्स 32%, रोल ओवर्स अच्छे हैं। मैं जब देख रहा था अभी, क्योंकि अक्टूबर की तो ऑप्शंस एक्टिविटी कुछ कर नहीं रही है, 750 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ 3 दिन बाकी हैं और आउट ऑफ मनी कॉल्स में क्लोजर है 740 750 की पुट में आज अच्छी राइटिंग भी है, इनफैक्ट 730-40 की। शिल्पा जी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शंस में तो मेरे को एक सेंस मिल रही है 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से कि प्लेसमेंट अच्छी है, एग्रेसिव है, 200 डेमा से स्टॉक बाहर निकला है। आप कैसे अप्रोच करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को? बिल्कुल डिफरेंट है बैंकिंग में इस वक्त ये थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस है, मार्केट से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में रन भी कर रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 780 के लेवल्स आने चाहिए, तो थोड़ा सेफ पे करने के लिए आप अक्टूबर के सीरीज 760 का कॉल ऑप्शन जो रफली 19 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है अगर व्यू सही जाता है तो ऑप्शन आपको रफली 35 से लेके 40 तक भी ट्रेड करता मिलेगा। AU बैंक जिस मोमेंटम में है ये 780 से लेके 800 तक के लिए भी अप मूव दिखा सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है खरीदारी के लाइन लेवल्स पर भी। चलिए अब कैश कॉल का वक्त हो रहा है, प्रकाश गाबा सर होंगे, सचिन जी से लेंगे, साथ ही सोमिल मेहता जी हमारे साथ मौजूद है कैश कॉल के लिए। आप बताइए सोमिल जी, कैश कॉल के लिए क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ एल्गी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ऊपर ब्रेकआउट हमें एक हफ्ते पहले मिल चुका था। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन द डेली चार्ट्स, मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। आज थोड़ी सी नेगेटिविटी है लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रिज्यूम करेगा ऊपर की तरफ ही। स्टॉप लॉस होगा 485, स्टॉप लॉस ट्रिक लगाने की सलाह रहेगी क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस प्लीज ट्रिक लगाए। टारगेट ऊपर में होगा 525। ओके, एल्गी इक्विपमेंट। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मेटल्स में अच्छी तेजी है, काफी सस्टेन तेजी है। यहाँ पर मैंने चूज किया है श्याम मेटालिक्स को। कल के सत्र में भी जिस इंटेंसिटी से इसने एक रिवर्सल बनाया था, एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन राइट एट दैट 900 सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है, प्लस इसके RSI में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। मुझे लग रहा है जल्दी ये जो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस रही है करेक्टिव की, वो मुझे लग रहा है कंक्लूड होते हुए नजर आएगी एंड एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगले कुछ दिनों में बनते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर श्याम मेटालिक्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट लगभग अराउंड 946 के आसपास प्लेस्ड है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 968 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 903 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी अपग्रेड किया जा सकता है। ओके, श्याम मेटालिक्स आपकी कॉल है। प्रकाश सर आपकी ट्रेड क्या रहेगी? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है NAM इंडिया, NAM इंडिया। ट्रेड करा है 857 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 850 का, 7 रुपए का। टारगेट होना चाहिए 870। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है NAM इंडिया। चलिए अब काम करते हैं, अमित जी जुड़े हमारे साथ। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी जिंदल स्टील एंड पावर स्टील सेक्टर से। यहाँ पे हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्टॉक 10 MA पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दे रहा है, लगभग 1056 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1044 का।
और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1075 पे। ओके, JSPL ये हो गई पिक। अब कॉपर की बात करते हैं। यहाँ तगड़ा एक्शन है। हिंदुस्तान कॉपर में 6% की तेज़ी है। आशीष के पास चलते हैं जानने के लिए क्यों। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज कॉपर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप चाहे वेदांता को देखें, हिंडाल्को को देखें, दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कॉपर की तेजी का टॉपर है हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर देखें तो दिन के दौरान तकरीबन 6.5% तक के मूव्स देखने को मिले। हालांकि कॉपर में देखें तो तेजी के कई सारे कारण निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स निकल कर ये आए हैं कि इंडोनेशिया की जो माइन है फ्रीपोर्ट, यहाँ पर अस्थायी तौर पर कामकाज दरअसल बंद हो गया। माइन में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 5 कर्मचारी लापता हो गए थे, तो कामकाज रुक गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इस हफ्ते में पेरू की एक बड़ी माइन थी जिसका वर्ल्ड प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा योगदान था। वहाँ पर भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, विद्रोह की वजह से कामकाज में रुकावट देखने को मिली। तो यानी 2 बड़ी खदान जिनके पास ग्लोबल स्केल पे प्रोडक्शन में बड़ा योगदान है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन रुका है इसका इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई पर बताया जा रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक हफ्ते के दौरान कॉपर की कीमतों में तकरीबन 6% की तेजी देखने को मिली। और इस साल से अगर आप देखें तो किसी भी मेटल के लिए काफ़ी सब्सटैंशियल माना जाता है। साल की शुरुआत से लेके अब तक तकरीबन 20% के गेंस यहाँ पर आपको कॉपर में देखने को मिले। और जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉपर की तेजी है सीधे तौर पर तालमेल आपको यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। इसके पीछे कारण ये कि एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, इनफैक्ट भारत में एकमात्र कंपनी है जो कॉपर में पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। अब इंटीग्रेटेड से मेरा मतलब है कि कॉपर ओर के रिसोर्स हैं इनके पास, इसके बाद रिफाइनिंग करते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो एज इनके पास है वो दूसरा किसी के पास नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रेयर अर्थ की थीम निकल कर आई है, क्योंकि काबिल जेवी में इनका हिस्सा है, तो इसके चलते भी स्टॉक को बड़ा पुश मिला है। अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इस स्टॉक ने अगर आप देखें तो पीछे पलट के नहीं दिखा, मुड़ के नहीं दिखा जब से इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ है, जहां पर कंपनी बता रही कि तकरीबन 2000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। और इस 2000 करोड़ के निवेश से अगले 5 साल में जो इनकी मौजूदा कैपेसिटी है ये तकरीबन 3x देखने को मिलेगी। ग्लोबली कॉपर बहुत डिमांड में, क्योंकि AI बूम कर रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें भी काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे कारण हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो कॉपर में तेजी आ रही है। सीधा रिफ्लेक्शन आपको हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। ओके, बिल्कुल। लेकिन मीनवाइल मार्केट एकदम से डे लो पर आया। शुक्रिया आशीष। और एकदम से एक नॉक आया मार्केट पर और आप डे लो पर आए। निफ्टी पर ये देखिए 24,940 का फ्रेश इंटरडे लो लगा यहाँ पर इस समय पर। शिल्पा जी, मेटल स्टॉक्स आपकी पसंदीदा स्टॉक होगी क्या कोई स्पेस में? जी बिल्कुल अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पे हिंजिंग पे ही ध्यान है। हिंजिंग कंटिन्यूस बेसिस पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑफकोर्स 470 के ऊपर इसमें आपको एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलेगा, बट द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इट इज हैपनिंग, मुझे लगता है 470 अबाउट टाइम आपको बहुत जल्दी ब्रीच करते हुए मिलेगा एंड इट शुड मूव टुवर्ड्स 480 से लेके 500। तो हिंजिंग इनफैक्ट इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न से है। हिंदुस्तान जिंक इस बीच निफ्टी एट डे लो और निफ्टी स्ट्राइक कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल 20 टूटा था, मतलब कल होता 20, आज हम उसे तोड़ के नीचे खुले। अनुज, कितना इंटरेस्टिंग है, 10, 20 और 50 हमने 3 दिन में पार किया था, 8 सितंबर और 4 सितंबर के बीच में, और ठीक 3 ही दिन में इन तीनों एवरेज को तोड़ दिया। अनुज, थोड़ा सा बात ये करते हैं कि आखिरकार ये प्लेसमेंट क्या क्या रही है। FIs ने जिस तरीके से थोड़ा सा इंप्रेशन बदल रहा था कि क्योंकि वो इंडेक्स के शॉर्ट कवर कर रहे थे, बट जिस प्रकार की ये कैश की सेलिंग है, क्या उन्होंने IT से एक सब्सटेंशियल दूरी बनाई है, ये एक सेंस मिल रहा है क्या? ये क्रैक होना 3 दिन बाजार का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि अब 10 भी टूट गया, 20 भी टूट गया और ऑलमोस्ट 50 टूट रहा है। बिल्कुल बीरू, पता है दिक्कत क्या है इस मार्केट में? इस मार्केट में दिक्कत यह है कि हम जैसी कोई फर्म व्यू बना रहे हैं ना एक साइड का, मार्केट दूसरी साइड का मूव बना रहा है। आप देखिए इससे जस्ट पहले क्या 9 दिन तक लगातार ताबड़तोड़ रैली हुई थी मार्केट में, एक के बाद एक सारे मूविंग एवरेज क्रॉस हुए। एक ये सेंस बन गई कि अब मार्केट बस डबल बॉटम बना चुका है, यहाँ से मूव ऑन कर चुका है। और उसके बाद से देखिए जिस तरीके से ऊपर गया उसी तरीके से ये नीचे भी आ रहा है। खैर अभी भी जब तक 24,800 के ऊपर है मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होऊंगा इस मार्केट के ऊपर, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है ये मार्केट यहाँ पर थोड़े से वीक ट्रेडर्स को ट्रैप करके, वीक लॉन्ग्स को लिक्विडेट करा के यहाँ से आपको एक 1 वे रैली भी दे दे अक्टूबर में। हो सकता है कि अगर अक्टूबर में जब डेटा पॉइंट्स आने शुरू होंगे, अक्टूबर में आपकी RBI की पॉलिसी आएगी, अक्टूबर में वो ऑटो सेल्स के जब आंकड़े आएंगे और उसके बाद जब वो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे,
ये भी हो सकता है कि मार्केट रुके ही ना और आपको एक वन वे रैली दे दे। तो आई थिंक इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है हमें एक एक हफ्ते के मूव से, क्योंकि ये मूव्स हमें बड़े लग रहे हैं लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी हम कुल मिलाकर 0.5% गिरे हैं निफ्टी पर। तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट को लेकर कोई नेगेटिव नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने अभी तक कोई ब्रेकडाउन दिया है, इसे मैं ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। ओके, याद रखिएगा हम अभी अभी 50 डे में लो लगा के आए और जो अनुज बात कर रहे हैं 24,800 24,780 ठीक वहीं पे 100 डे में अलाइंड है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाजिब है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये प्राइस डैमेज उतना नहीं है, क्योंकि निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें वीकली चार्ट पे इवन 10 डेमा पर भी नहीं आया है, 10 वेमा पे भी नहीं आया है। बट निफ्टी आईटी क्रैक हो रहा है। निफ्टी आईटी एट डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पर जरा लिखे आई डायरेक्टर साहब और कुछ काउंटर्स जो कि क्रैक हो रहे हैं। एशियन पेंट्स डे लो, ट्रेंड को देखिए। मानस, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले तो हम ट्रेंड पे बात कर रहे थे। क्या बात थी? मेरी प्रश्न आपसे था कि यार 5,000 टूट जाए तो कौन सी पुट लें, 5,000 टूट जाए तो क्यों शॉर्ट करें और कहाँ तक करें। और ये स्टॉक 2 दिन में आप समझिए कि 225 रुपये खो दिए इसने वहाँ से। मानस, क्या लग रहा है क्या वो अप्रैल 25 का जो स्विंग लो था 4500 का, उसके टेस्ट होने के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको इस पे? तो देखिए, जब बात हुई थी तो वीरेंद्र जी 4600 की बात हुई थी कि 4600 रुपए तक के टारगेट नीचे की तरफ ट्रेंड दिखा सकता है। तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मेरा समझना है कि आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो ट्रेडर के तौर पे तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली की जा सकती है। और यह तो बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आप 4800 का पुट ऑप्शन, 4800 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, 30 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ऊपर की तरफ 125 से 150 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं 4800 के पुट ऑप्शन में। ओके, ट्रेंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। परेशानी का सबब इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार बिकवाली। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का, वो ले लेते हैं। शिल्पा राउत जी हैं, मानस जी हैं, सचिन जी हैं धमाकेदार ऑप्शन के लिए। शिल्पा जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना आपने? श्रेया, यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग पे ही ध्यान है। अक्टूबर सीरीज का पीएनबी हाउसिंग में 920 का कॉल ऑप्शन, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली 34 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 20 का, पहला टारगेट रहेगा 48 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 60 से लेके 72 भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। पीएनबी हाउसिंग में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एंड रोल ओवर्स भी स्ट्रॉन्ग साइड में है। तो यहाँ पे 980 तक के भी लेवल्स आप अक्टूबर सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग 920 की कॉल। बाकी जो 2 बजे हम बात भी कर रहे थे, स्टैट्स अव्वल दर्जे के, रोल ओवर्स अव्वल दर्जे के, ऑप्शन एक्टिविटी नेक्स्ट सीरीज की अव्वल दर्जे की, और ये स्ट्राइक 3350 पे ट्रेड करती हुई 920 की कॉल ऑप्शन में। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, इंडियन बैंक पे ध्यान है। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप कल भी देखें तो स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई थी, और आज भी मॉर्निंग में वीकनेस थी, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इंडियन बैंक का 720 वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 2 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। लेकिन अगर यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो इस ऑप्शन में आपको कम से कम 15 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड? अनुज जी, और एक जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो रही है डिफेंस, एंड वहां पर मुझे लग रहा है वापस लीडरशिप थोड़ी सी इमर्ज हो रही है। वहां पर मैंने चूज किया है HAL के 4800 के कॉल ऑप्शन को। मुझे लग रहा है यहाँ पर 61 के आसपास एक बेहतरीन मौका है वापस एक रिवर्सल प्ले करने का। यहाँ पर अगर डेटा देखें तो लगभग मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है 148 तक की। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है इसके इंट्राडे चार्ट पे। ऑप्शंस के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 38 पे लगाए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 92 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 138 का। खरीदारी करनी है HAL के 4800 की कॉल ऑप्शन में। ओके, 4800 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है HAL में। डिफेंस एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे। BEL वायदा के गेनर्स में शुमार, BDL HAL की बात हुई। इसके अलावा मेटल स्पेस की चर्चा कर रहे थे हम। वेदांता वायदा के टॉप गेनर में शुमार है, टॉप पर लगभग 3% की तेजी के साथ सुबह सुझाया गया था हमारे पैनल द्वारा। हिंजिंग देखिए आप 2.5% ज़्यादा की तेजी के साथ वो कर रहा है कारोबार। इसके अलावा एक और स्पेस जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल इंडिया सुबह के बिग स्टॉक्स में शुमार और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। अमित जी, सुबह इस पे चर्चा कर रहे थे हम। ऑयल इंडिया यहाँ से और कितने अपसाइड देख रहे हैं आप? क्या कैरी किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर को?
श्रेया जी, ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो एक बेस बना के स्टॉक ने 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। आज के सत्र में जो हमने नीचे से रिकवरी देखी थी, थोड़ा सा 200 डेमा इसके लिए एक रेजिस्टेंस प्रूव हो रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, अल्टीमेटली इट मे बी क्रॉस्ड, बट एक बार अगर 424 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक और यहाँ पे हम तेजी देखेंगे। इन द मीनवाइल अगर हमारी पोजीशन है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 413 का। पहले हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 200 डेमा 424, और वो क्रॉस होता है तो फिर और भी बुलिश हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका इसका समय हुआ। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे सचिन के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे साथ रुचित जैन होंगे और मिड कैप फंडा के लिए नीरज दीवान जी हैं। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? अनुज जी, यहाँ पे हिंसिंग पे ही ध्यान रहेगा। अक्टूबर सीरीज में 480 का कॉल ऑप्शन जो रफली 14 रुपए 20 पैसे में ट्रेड कर रहा है अभी, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 9 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 19 का रहेगा, इसके ऊपर 22 से लेके 25 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंसिंग में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको बहुत तुरंत 485 से लेके 500 तक का अपमूव आपको हिंसिंग में आते हुए मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक 480 की कॉल, और ये है शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर बीईएल में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिवर्सल बनी है। एक काइंड ऑफ अ पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है। जिस तरीके से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट पे रिस्पेक्ट दिया है इसने, और वहां से एक रिवर्सल बना है, तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर एक तेजी नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 425 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 398 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है बीईएल के फ्यूचर्स में। ओके, एफएनओ सुपरस्टार बीईएल के फ्यूचर में खरीदारी कर रहा है। डिफेंस स्पेस पसंद आ रहा है। चार्ट का चमत्कार लेते हैं रुचित जी से। रुचित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया है आपने? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, चार्ट के चमत्कार में पूना वाला फिनकॉर्प को पिक किया है, जहाँ पे हमने एक रिसेंटली पिछले हफ्ते गुरुवार को, एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले, यहाँ पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के साथ, जिसमें प्रमोटर्स के बाइंग के पार्टिसिपेशन के न्यूज फ्लोज थे, और उसके बाद लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन एक साइडवेज मूव रहा है, और इसके कारण एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे हुआ है। अब वो आज के मार्केट में देखिए, ब्रॉडर मार्केट्स में लास्ट 3 दिन से इतने सेलिंग होने के बावजूद ये स्टॉक अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग साइंस है स्टॉक के लिए। 478 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प में खरीदारी की सलाह रहेगी 520 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, पूना वाला फिन ये हो गई चार्ट का चमत्कार ट्रेड। आप चलते हैं नीरज दीवान के पास मिड कैप फंडा के लिए। नीरज जी, बताइए क्या पिक किया आपने? मैं एक्चुअली पीएसयू बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में काफी पॉजिटिव हूँ अगले 6 से 9 महीने के लिए। उसके अंदर मैंने जो चुना है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। वहां पे डिमांड पिकअप हो सकता है, इंटरेस्ट रेट जैसा कम है, लिक्विडिटी अच्छी है, और कुछ फेस्टिवल सीजन में पिकअप भी देखने को मिलता है रियल एस्टेट में। तो आई थिंक वहाँ एक डिमांड पिकअप आना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस के लिए। वहाँ मुझे जो चुना स्टॉक वो है कैनफिन होम्स, जो अच्छी पेडिग्री है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है उसकी, और उसके अलावा वो अच्छी वैल्यूएशन पे चल रहा है। 1.5 टाइम बुक चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओए है 2.1 की। आरओई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है 17% प्लस। तो इस हिसाब से 1.5 टाइम पे काफी अट्रैक्टिव है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी एयूएम है, जिसके अंदर लोन बुक का 70% प्लस प्रोफेशनल और सैलरीड का है, और इसकी ग्रॉस एनपीए बहुत ही कम है, 0.5 टाइम्स है। तो उसको चलते हुए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से 25% की रिटर्न 1 साल में इसमें मिल सकती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैनफिन होम्स आपका एक बाय कॉल इस वक्त, और 4 ट्रेड्स पिक की हमने शुरुआत की थी शिल्पा जी से। हिंदुस्तान जिंक पे ज़माने भर का दिल आया हुआ है, शिल्पा जी का भी आया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक की 480 की कॉल अक्टूबर की आपको पिक करनी है। 1465 पे 20, 22, 25 के लक्ष्य के लिए 9 का स्टॉप लॉस। सचिन जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार और बीएल फ्यूचर्स 425 के लक्ष्य के लिए 405 पे ट्रेड करता हुआ। रुचित जैन जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया पूना वाला फिन, और साथ ही साथ नीरज दीवान जी ने आज का मिड कैप फंडा पिक किया कैनफिन होम्स। अनुज, बिल्कुल, चलिए एक और न्यूज़ की बात करते हैं। प्राइवेट हेल्थ और जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अब कमीशन घटा सकती हैं। ये क्या है पूरी खबर,
यश से जानते हैं। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो कल हमने बात की थी किस तरह इंश्योरेंस रेगुलेटर ये चाहता था कि कमीशंस जो पॉलिसीज़ पे किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें कम करने की ज़रूरत है। उसी दिशा में पर एक सेपरेट इशू पे इंडस्ट्री भी अभी ये देख रही है कि किस तरह जो कमीशंस पे करती है उसमें कटौती की जाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जीएसटी चेंजेस आए, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से कम होकर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी होल्डर्स को सारी कंपनियों ने पूरा बेनिफिट दिया है, पूरा 18% का बेनिफिट दिया है। पर इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज को खुद के बुक्स पे 5 से 8% का एडिशनल एक्सपेंसेस लेना पड़ रहा है क्योंकि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अभी ये जो बेनिफिट है, ये जो कॉस्ट एडिशनली इंश्योरेंस कंपनीज को लेना पड़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज ये देख रही है कि कैसे ये कॉस्ट का बर्डन एग्रीगेटर्स, बैंक्स और इंडिविजुअल एजेंट्स के साथ शेयर किया जाए। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो कमीशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर में से जिसको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है वो है वेब एग्रीगेटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो कमीशन की कटौती होगी उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो वेब एग्रीगेटर्स को जो दिया जाता है, जैसे पॉलिसी बाजार है, उनको जो कमीशन दिया जाता है सबसे ज़्यादा कटौती वहाँ देखी जा सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार तकरीबन 5 से 8% की कमीशन पे कटौती हो सकती है। ये वो कमीशन है जो इंश्योरेंस कंपनीज वेब एग्रीगेटर्स को पॉलिसी बेचने के लिए देती है। इसमें 5 से 8% की कटौती हो सकती है। जो चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर्स है सारे लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज के, कुछ दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाए और कितना जल्द ये डिसीजन लिया जाए। और ये डिसीजन कलेक्टिवली हमें बताया गया अपने सूत्रों से काफ़ी जल्द डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा, जिसका मतलब है 5 से 8% की कमीशन इनकम कम की जाएगी वेब एग्रीगेटर्स के लिए। ऑल्सो हमें जो पता चला है वो ये है कि ये जो कॉस्ट बर्डन है, अगर कंपनीज को 18% का एडवांटेज पॉलिसी होल्डर्स को देना है तो ये कॉस्ट शेयरिंग एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना एक डिफ़िकल्ट मॉडल बन सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। कितना बड़ा है पॉलिसी बाजार के लिए? 20% ऑफ द रेवेन्यू टॉप लाइन पॉलिसी बाजार का हेल्थ बिजनेस से आता है। 60% ऑफ द वैल्यू पॉलिसी बाजार का हेल्थ बिजनेस से आता है और यहाँ पे कमी होना मतलब टॉप लाइन पे इम्पैक्ट बिल्कुल आ सकता है फॉर कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार। हमने कंपनी को लिखा भी है इस रिलेशन में, पर एक रिस्पॉन्स पॉलिसी बाजार से अभी भी अवेटेड है। चलिए, शुक्रिया यश। तो ये इस समय एक न्यूज़ अपडेट आती हुई, इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं। मानस, एक बार पीबी फिनटेक का चार्ट देखिए, कल काफ़ी गिरा, आज भी गिरा, लेकिन आज फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई है अब इस स्टॉक में। कैसे देख रहे हैं स्टॉक को अब आप? देखिए, ये जो लो बन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1675 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर 1675 के नीचे फिसला तो शायद आपको 1525 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर निगेटिव है। खरीदारी करने के लिए कम से कम 1825 के लेवल के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ओके, पीबी फिनटेक में देख 1% की तेजी वायदा के गिनर्स में शुमार है, फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ स्पेस की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से प्राइमरी मार्केट में ज़बरदस्त रौनक रही है। बाजार में लगातार नए आईपीओज आ रहे हैं जिन्हें निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अब प्राइमरी मार्केट में आगे किस तरह का एक्शन रहेगा, किन कंपनियों के इशू आएंगे, इस आईपीओ की भरमार में क्या निवेशकों का पैसा बन रहा है या नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे दो सहयोगी कंचन नौटियाल और आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। सबसे पहले कंचन, आपके पास आना चाहूंगी और ये बताइए कि आईपीओ मार्केट में कैसी रौनक है, कौन कौन से बड़े इशू का निवेशकों को इंतजार है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी डेफिनेटली, अगर सबसे पहले हम इंडिया के आईपीओ मार्केट की ही बात करें तो इंडिया ग्लोबली आईपीओ मार्केट को लीड करता हुआ नजर आया है। ग्लोबली ये नंबर 1 पे बना हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो इंडिया का यहाँ पे करीब 22% की हिस्सेदारी है ग्लोबल आईपीओ मार्केट में। साथ ही अगर एनएससी और बीएससी की बात करी जाए तो साल 2025 के हमने देखा था फर्स्ट हाफ में करीबन 62 आईपीओ ऑलरेडी आ गए हैं और क्वार्टर 1 में 62 आईपीओ के जरिए करीबन $2.8 बिलियन जो
फंड है वो रेज किया गया है। आइए मैं आपके सामने कुछ नाम रखती हूँ जो काफी बड़े आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो एचडीबी फाइनेंशियल है, और अगर टोटल आईपीओ देखे जाए तो वो 68 है, जिसमें से अब तक 68 आ चुके हैं और 6 आईपीओ अभी आना बाकी है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी जाए तो 12,500 करोड़ का आईपीओ हमने देखा था। इसके साथ ही साथ एनएसडीएल का 4,000 करोड़ का, जीएसडब्ल्यू सीमेंट का भी करीबन 4,000 करोड़ का, और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का 3,000 करोड़ का बाजार में आईपीओ आता हुआ नजर आया था। इसके अलावा हेक्सावेयर का अगर आईपीओ की बात करी जाए तो यहां से करीबन 9,000 करोड़ जुटाए गए थे। एथर एनर्जी 3,000 करोड़, स्कॉलर्स बैंगलोर में करीबन 3,500 करोड़, और अर्बन कंपनी जिसकी हमने रिसेंटली ही लिस्टिंग देखी है वहां पे करीबन 2,000 करोड़ जो है जुटाए गए हैं। अब काफी सारे आईपीओ जो है वो अभी भी पाइपलाइन में बने हुए हैं, जैसे कि हीरो मोटर्स, यहाँ पे हमें करीबन 1,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। एमवी का जो है वो 3,000 करोड़ का आईपीओ, जुनिपर ग्रीन एनर्जी का 3,000 करोड़ का आईपीओ, और साथ में जो फिजिक्स वाला काफी बड़ा नाम है, ये अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री में देखें तो वहां पे भी करीब करीब 3,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो अभी भी बाजार में दस्तक देने के लिए रेडी है। चलिए, लेकिन ये तो बात होगी जो अब आईपीओ आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर बिल्कुल, और कंचन ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है, इस साल तो इतने आईपीओ आ गए कि ऑनेस्टली हमें तो ट्रैक रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हालांकि बॉस के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कितनी कंपनीज लिस्ट हो रही है, मुश्किल हो पा रहा है सर। अब दिक्कत की बात यह कि लिस्टिंग गेन इतना बड़ा बज़वर्ड है, सबको लगता है कि आईपीओ आया है तो पैसे लगा दिए जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एक लिस्टिंग गेन के चक्कर में फिर स्टॉक के साथ जन्मों का साथ बन जाता है। स्टॉक ऐसा होता है कि फिर लगातार आपके पास पोर्टफोलियो में बना ही रहेगा, बिकेगा नहीं। अब पिछले साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। 2024 में बहुत सारे आईपीओज यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, लेकिन जितने टोटल आईपीओज 2024 में आए थे, आप ये समझ लीजिए तकरीबन 40% अभी भी ऐसे हैं, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, जो अपने इशू प्राइस से अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। अब प्रिसाइज आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। 90 आईपीओ आए थे पिछले साल तकरीबन, इसमें से 37% ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस के नीचे अभी तक बने हुए हैं, और आप देखिए कि 27 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 10 से लेकर 50% का नुकसान है। एक साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी स्टॉक 50% से ज़्यादा का डेंट दे रहा है। 19 स्टॉक ऐसे थे कि जहां पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो थी, लेकिन कोई पैसा नहीं बना, लगातार नुकसान यहाँ पर देखने को मिले। लिस्टिंग के दिन की भी स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली। ये तो मैं 2024 का बता रहा हूँ आपको। आप 2025 का देखें तो तकरीबन यही 60-62 आईपीओ आए थे, इसमें से अभी तक, और 18 अपने इशू प्राइस के नीचे चल रहे हैं। 14 आईपीओज ऐसे हैं जो लिस्टिंग डे के दिन नेगेटिव रिटर्न इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं 2024 के उन स्टॉक्स की जिन्होंने निवेशकों को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया और अब तक पेशेंस पूरी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। नो साइंस ऑफ रिकवरी। पॉपुलर व्हीकल 50% नीचे, आरके स्वामी बड़ा हाइप था आईपीओ के दौरान, 40% नीचे। सरस्वती सारी 44% का डेंट है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 40% नीचे। श्री तिरुपति बालाजी 38% का कट अभी भी इशू प्राइस के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 2024 के स्टॉक्स हैं। 2025 अब तक के देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी डेंटल तकरीबन 23% की गिरावट देखने को मिली है। जेम एरोमेटिक्स 22% नीचे। मंगल इलेक्ट्रिकल्स 15% की गिरावट है, और देव एक्सेलरेटर ये भी स्टॉक ऐसा है, मेन बोर्ड का ये आईपीओ है, 12% अभी भी नीचे चल रहा है। तो स्टॉक्स बहुत सारे आ रहे हैं आईपीओ में सर, थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर फिर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, और काफ़ी आईपीओज मेरा ये मानना है कि जो आ रहे हैं अभी इस समय वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, और उनमें पैसा छोड़िए कि आप बनेगा, कुछ सालों में हो सकता है कि कुछ भी ना मिले आपको। इस तरीके के आईपीओज भी आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब, क्योंकि काफ़ी हम पंचनामा भी करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे कंपनी को देख के डिसाइड करें कि आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं। देखिए, कुछ तो ना आपको नाम से पता चल जाता है सच बताऊं तो मैं, मतलब जिस तरीके का आप प्रोफाइल होती है उनकी, कौन बेच रहा है। कई केसेस में क्या होता है, लार्जली ओएफएस होता है, लेकिन आजकल ना कंपनी को और बैंकर्स को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर खाली ओएफएस लेकर आएंगे ना तो वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि ये तो ओएफएस आ रहा है, तो अगर कंपनी को पैसा नहीं भी चाहिए तो भी चुपके से एक थोड़ा सा फ्रेश इशू भी डाल दो उसमें, वो फ्रेश इशू भी आ जाता है उस केस में। लेकिन मोस्ट केसेस जो ये इश्यूज़ हैं ये एक एग्जिट दी जा रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बेसिकली। देखिए, आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है, और स्पेशली अगर कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आकर अगर स्टेक बेच रहा है ना, प्राइवेट इक्विटी ना इस देश में एक ऐसी संस्था होती है जो 25 पैसे ना छोड़े किसी के लिए। तो वो अगर आगे आईपीओ में अगर स्टॉक बेच रही है ना, तो अनलेस आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही कन्विक्शन है ना, उससे दूर रहिए।
ऐसा नहीं है कि वो हर बार सही होते हैं, कई बार गलत भी पड़ते हैं। और कई ऐसे आईपीओ आए हैं जो प्योर ओएफएस थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने, जैसे डिवीज लैब्स फॉर एग्जांपल, प्योर ओएफएस था लेकिन मैसिव 1000 बैगर स्टॉक रहा, वो अलग बात है, वो कभी कभी बीच बीच में होता है। विशाल मेगामार्ट एक और केस था जिसमें ऐसा हुआ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना अभी जो आईपीओ आ रहे, देखिए आईपीओ की ना 4 स्टेजेस होती हैं। गुड आईपीओ एट गुड प्राइस, वो आता है तब जब एक बेयर मार्केट चल रही होती है और कोई एक कंपनी आगे कहती है कि चलिए अब हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे डीमार्ट आया था एक समय पर, या फिर इस पूरे बुल मार्केट, इस पूरे मार्केट के टाइम पे इरिडा आया था फॉर एग्जांपल। वो होता है गुड आईपीओ एट गुड प्राइस। फिर आता है गुड आईपीओ एट बैड प्राइस, उसके बाद बैड आईपीओ एट गुड प्राइस, और फिर वो सेकेंड और थर्ड स्टेज मिक्स होती है, उसमें कुछ गुड आईपीओ एट बैड प्राइस होंगे, कुछ बैड आईपीओ एट गुड प्राइस होंगे। लास्ट स्टेज आती है बैड आईपीओ एट बैड प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि सारे आईपीओ खराब हैं और सारे खराब प्राइस पर आ रहे हैं, इनमें से एक आध इक्का दुक्का अच्छे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सबको आप एक ही ब्रश से पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा टफ हो जाता है वो पिक करना कि उनमें से कौन सा अच्छा है। चलिए कंचन और आशीष, शुक्रिया ये पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल बुस्कुटा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। चलिए वेलकम बैक। मार्केट काफ़ी कमज़ोर, अब हमारे साथ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल बुस्कुटा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ है मार्केट को आपके हिसाब से, क्यों इस तरीके की वीकनेस, पेन हमें देखने को मिल रही है? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, स्टेट ऑफ मार्केट फिलहाल पूरी कंफ्यूज्ड है, राइट। ऐसा नहीं बोला सकता कि सभी खराब है, ऐसा भी नहीं कि सभी अच्छा है। तो लेट्स सी, पहले ये सोचते हैं कि मार्केट में क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराबी है फिलहाल। तो सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए इंडेक्स वहीं पे है जहाँ पे 12 महीने पहले था। करीब करीब दोनों इंडाइसेस देख ले आप, मिड कैप देख ले या मेन इंडेक्स देख ले, दोनों 12 महीने से कहीं गए नहीं है। एफआईज ने 5 साल में बेचा है, तो एफआईज क्लियरली हैव बीन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बाहर मार्केट से बाहर गए हैं कंटिन्यूअसली। अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रहा है, एंड स्पेशली जहाँ पे इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव रहते हैं, हम लोग 20 पे 22 पे गए हैं। और अर्निंग्स, ये वैल्यूएशन तब ठीक है जब अर्निंग्स आपके ग्रो हो रहे हैं 15% से। अभी जब आपके अर्निंग्स ग्रोथ 9% आ गई है तो ये वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल लगने लग गए हैं लोगों को। अगर मैं एफआईएस की तरफ से सोचूं तो करेंसी रिटर्न उनके लिए, करेंसी रिस्क मैटर करता है। इंडियन करेंसी हैज बीन वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसीज। एवरी अदर करेंसी, बाकी करेंसी सब ऊपर गई है। तो अगर मैं डॉलर इन्वेस्टर हूँ तो मेरा तो रिटर्न डॉलर में दिखता हूँ मैं। तो अगर इंडेक्स कहीं नहीं गया है और करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, 83 से 89 तक आ गई है, बाकी सब करेंसीज ऊपर गई है, बाकी मार्केट्स ऊपर गए हैं, तो एफआईएस के लिए क्लियरली वो इशू रहा है। 6 महीने पहले तक इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं आ रहा था, तो एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में नहीं डाल रहे थे। इसमें इंडिया को भी नहीं मिल रहा था, बिकॉज इंडिया में जो इमर्जिंग मार्केट पैसिव फंड से पैसा आता था वो नहीं आ रहा था। बट लास्ट 6 महीने में अलग हो गया है सिनारियो। लास्ट 6 महीने में इमर्जिंग मार्केट्स को पैसा आ रहा है, बट इंडिया को पैसा नहीं आ रहा है। और ये माहौल ऐसा है आज की तारीख में कि हर मार्केट ऊपर गया है, राइट। अगर आप जर्मन मार्केट देख ले, मतलब यूएस के मार्केट की तो बात ही ना करें, बट अगर जर्मन मार्केट देख ले वो 40% ऊपर गया है। अब कोरियन मार्केट देख ले 60% ऊपर चले गया है 6-7 महीने में। ऑलमोस्ट एवरी मार्केट, वेदर इट्स डेवलप्ड मार्केट या इमर्जिंग मार्केट, वो ऊपर गए हैं। इस केस में एफआईआईज को टू रिमेन इन्वेस्टेड इन वन मार्केट जहां पे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर दिन आप डॉलर 1 रुपया इंडिया में डालते हो और इंडिया का मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑल अदर मार्केट्स, बाकी सब मार्केट अच्छे कर रहे हैं। तो ये सब तो आई थिंक एरियाज है जहां पे अच्छा नहीं रहा है मार्केट और मार्केट के लिए। अब लेट्स गो टू द अदर साइड। अगर आप 5 साल का व्यू देख ले तो मार्केट, इंडियन मार्केट हैज बीन द सेकंड बेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस। 15% कैगर दिया है। अगर आप कोविड के पहले का 12,000 देख ले और अभी 25,000 देख ले तो 15% रिटर्न आता है। इट इज द सेकंड बेस्ट मार्केट आई थिंक आफ्टर द यूएस उसमें। तो वो है। दूसरा, इंडियन मैक्रोस हैव नेवर बीन बेटर। जो अपने मैक्रो स्टेबिलिटी है इंडिया की, फिस्कल डेफिसिट देख ले, ये वो सब बढ़िया है, इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा है, तो मैक्रोस आर वेरी गुड। तीसरा, अगर आप देख ले तो मॉनसून अच्छे रहे हैं। 3-4 मॉनसून से जहाँ तक मुझे याद है अच्छे रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हैं जो पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो अभी यहाँ से कहाँ हो जाएगा मार्केट? मेरे ख्याल से द नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्निंग्स, और अर्निंग्स की रिकवरी आने वाली कि नहीं, वहां पे हमारा मानना है कि अर्निंग्स हैव बॉटम्ड आउट। अभी आरबीआई ने जो रेट कट्स दिए थे उसका ट्रांसमिशन होता रहेगा अगले कुछ महीनों में, 1-2 क्वार्टर्स में। तो उसके चलते ईएमआईज कम हो जाएंगी लोगों की, और विल बी मोर डिस्पोजेबल। राहुल जी थोड़ा एक सेकंड, राहुल जी थोड़ा होल्ड करिए, आपकी थोड़ा सा ऑडियो में मुझे थोड़ा इशू आ रहा है, मैं एक बार ऑडियो को सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद आता हूँ आपके पास। मीनवाइल इस बीच में एक बार जरा मार्केट देखिए आप, निफ्टी 24,900 के नीचे एकदम से, और सेंसेक्स देखिए आप, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और वीकली मंथली एक्सपायरी, और किस तरीके से ये कोलैप्स हो रहा है पिछले कुछ मिनटों में, 81,200 के भी नीचे, और इनफैक्ट 81 अब ये फ्रेश इंट्राडे लो है। और निफ्टी पर जिस तरीके से अब 24,800 की तरफ हम बढ़े हैं, जिस तरीके से ये मूव आया है, और एक बार आप जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए, और निफ्टी आईटी अब इस समय डे लो पर है। टीसीएस का मुझे एक बार 52 वीक हाई और 52 वीक लो की प्लेट दिखाइएगा, मैं उसके सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। टीसीएस क्रैक हुआ है, 3,000 के नीचे आया, 2.5% नीचे टीसीएस स्लिप होता हुआ, और टीसीएस ने आज फ्रेश 52 वीक लो जड़ा है। जी हाँ, फ्रेश 52 वीक लो टीसीएस इस समय जड़ता हुआ। राहुल जी सॉरी, वो थोड़ा ऑडियो इशू था। मार्केट पर ये जिस तरीके के प्रेशर, और खासतौर से जैसे ये लार्ज कैप आईटी में इस तरीके का प्रेशर है, इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? आई थिंक आईटी इज वन सेक्टर जहाँ पे हमको लगता है कि आईटी अभी भी आउट ऑफ क्लाउड्स नहीं है। आईटी में अभी भी कॉल नहीं लिया जा सकता है हमारी तरफ से कि बुलिश हो जाए। 2-3 चीजें हैं। एक तो आई थिंक जो यूएस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो अमेरिकन कंपनी स्पेंड करती है प्रोजेक्ट्स पे, आईटी प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी, इंडियन कंपनीज को, आईटी कंपनीज की प्रोजेक्ट्स मिलना एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमारे ख्याल से उनके डील विंस अभी भी म्यूटेड रहेंगे, तगड़े नहीं रहेंगे। तो वो फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्लियरली है एआई, और एआई का इंडियन कंपनीज रेवेन्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जहाँ पे अगर हमको लगता है कि वो पिक्चर भी अब तक क्लियर नहीं है कि इज इंडियन आईटी कंपनी नेट विनर और अ नेट लूजर इन द ओवरऑल आईटी गेम। आईटी इनिशियल बहुत एक बुलिशनेस आया था, कुछ 1-2 इंडियन आईटी कंपनीज ने यूज केसेस भी बताए थे उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में, बट देयर हैज बीन नो फॉलो थ्रू ऑन एआई प्रोजेक्ट्स कि अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज एआई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं इंडियन कंपनीज को। ऐसा कोई बड़ा वेव आया नहीं है। और तीसरा जो है वो ऑब्वियसली अभी जो अपना चल रहा है H1B वीजास का इशू। तो ये तीनों मेरे को लगता है कि जब तक क्लियर नहीं होंगे इंडियन आईटी, हमारा ये मानना है कि आईटी में 7-8 फॉल्स डाउन हो गए हैं। महंगा खरीदो, पहले परहैप्स 10% ऊपर महंगा खरीदो, पर विजिबिलिटी आनी चाहिए कि जेन्युइनली इंडेक्स मतलब आईटी इंडेक्स अभी अच्छा करेगा करके। हाँ। अच्छा राहुल जी, ये अभी का ये समय जब एफआईएस की बहुत एक्सट्रीम सेलिंग है और इनफैक्ट सेलिंग फिर रिज्यूम हो रही है, हम फिर एक बार 24,800 की तरफ जाते हुए, इस समय से लेकर अब वाकई जब अर्निंग्स हिट करेंगे, उस समय के बीच में अगर आपको बैड प्राइसेस मिलते हैं, अगर मतलब भाव अच्छे मिलते हैं इस बुरे दौर में, आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा? तो हमारी प्रेफर्ड लिस्ट तो आज की तारीख में 3 थीम्स पे बेस्ड हैं। हमको लगता है कि लोकल ओवर ग्लोबल, तो जो डोमेस्टिक थीम्स है उनको हम प्रेफर करते हैं ओवर ग्लोबल थीम्स। दूसरा है जब तक एफआईएस नहीं आएंगे वी कंटिन्यू टू प्रेफर मिड कैप्स ओवर लार्ज कैप्स, तो ये हमारा क्लियर ये है। और तीसरा आई थिंक जो वैल्यूएशन आज की तारीख में चल रहे हैं, वी क्लियरली प्रेफर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे, विजिबल ग्रोथ रनवे, या जहाँ पे ऑप्शनलिटी है। ऑप्शनलिटी मतलब आज कंपनी 1-2-3 कर रही है, बट 4-5 एडजेसेंसीज हैं, नजदीकियां हैं, और वो भी कर सकती है। जैसे 1-2 सेक्टर में हो रहा है, क्विक कॉमर्स हो या ईएमएस सेक्टर में है कि कंपनी असेंबली 1-2-3 चीज़ों की कर रही है, और 4-5 की असेंबली भी हो सकती है, या असेंबली से कंपोनेंट्स में जा सकते हैं, एटसेट्रा। अगर मैं सेक्टर्स पे आऊँ तो हमारे प्रेफर्ड सेक्टर्स, एक तो प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स कंटिन्यू टू लुक गुड, हमको अच्छे लगते हैं, बट वो एक कंसेंसस बाय है, तो जब तक एफआईएस नहीं आएंगे तो वो नहीं चलेगा हमको लगता है, बट इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। देयर आर सम रीजनल बैंक, कुछ रीजनल बैंक्स हैं जिनके बैलेंस शीट्स क्लीन है, जिनके डिपॉजिट बेस्ड ट्रेडिशनल है, और उनको डिपॉजिट प्रेशर कम आया है, हमको वो अच्छे लगते हैं। कुछ रीजनल बैंक, सिलेक्टिव होना पड़ेगा वहाँ पे।
सीमेंट एक सेक्टर है जो हमको अच्छा लगता है, कंसोलिडेट हो गया है, बेस इफेक्ट के कारण वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा दिखेगा। आई थिंक ऑलरेडी दिखना चाहिए था, बट ये टाइम का मानसून थोड़ा एक्सटेंड रहा है, मई से अब तक मानसून चल रहा है, पर हमको लगता है कि जैसे ये मानसून खत्म होगा, जो लेटेंट डिमांड है वो सडनली डिमांड मार्केट में आ जाएगी, तो हमको लगता है वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। जीएसटी कट हुआ है 28% टू 18%, तो कस्टमर को उसके हाथ में सीमेंट चीपर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उसके कारण भी डिमांड ड्राइव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूरल इकोनॉमी हैज स्टार्टेड डूइंग वेल एंड अ लॉट ऑफ सीमेंट डिमांड, कंस्ट्रक्शन डिमांड कम्स फ्रॉम देयर, तो हमको लगता है कि वहां से भी अच्छा एक सीमेंट को प्रतिशत मिलेगा, तो वो एक सेक्टर डेफिनेटली हमको अच्छा लगता है। हेल्थ केयर फार्मा में हमको हॉस्पिटल्स अच्छे लगते हैं, महंगे हैं, सस्ते नहीं है स्टॉक्स, पर हमको लगता है कि उसमें ग्रोथ रनवे अच्छा है। उनके अगर आप देखें तो टेक्निकल जो है, जैसे एक रेवेन्यू पर बेड वगैरह वो अच्छे कर रहे हैं, सबका ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है। मिड कैप हॉस्पिटल्स भी हमको अच्छे लगते हैं उसमें काफ़ी। बाकी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो आई थिंक जीएसटी रेट का, जीएसटी कट्स का जो बेनिफिट मिलेगा हमको लगता है डिस्क्रिशनरी और स्टेपल्स में मिलेगा, बट डिस्क्रिशनरी हमारा प्रेफर्ड सेक्टर है। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कई सारे स्पेसेस बताए जहाँ पर आपको अभी दमखम नजर आ रहे हैं इस खराब मूड माहौल में भी, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर अगर सवाल पूछूं, जैसे कि आप अभी गिना भी रहे थे, जीएसटी कट मिल गया, सरकार भी पुश कर रही है कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट रेट कट, आरबीआई की तरफ से सीआरआर कट, जान नहीं फूंक पाई वो मार्केट में, कैसे स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में? तो मार्केट में हमको लगता है दो ट्रिगर्स है, एक तो अर्निंग्स बेस्ड है, और अर्निंग्स इज द बेस्ट प्रेडिक्टर फॉर मार्केट मूवमेंट। हमको लगता है अर्निंग्स का बॉटम हो गया है, अर्निंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम हियर। आरबीआई के रेट कट्स, जो मैंने पहले कहा कि क्लियरली उसके कारण उसका ट्रांसमिशन हुआ नहीं है अब तक बैंक से स्पेसिफिकली, तो जैसे बैंक से रेट कट का ट्रांसमिशन फुल होगा तो ईएमआईज कम होंगे और कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा बाकी चीज़ें खरीदने के लिए। दूसरा जीएसटी कट्स, अनलाइक आईटी इनकम टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स सबके लिए, जो एक बिस्किट खरीदता है और खाता है उसके लिए भी जीएसटी कट इंपॉर्टेंट है। अगेन जीएसटी कट हो रहा है, काफ़ी फूड्स बेवरेजेस वगैरह पे हुआ है, तो हमको लगता है कि उसके कारण भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा कंज्यूमर के पास, तो उसके चलते हमको डेफिनेटली लग रहा है कि अर्निंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम देयर एंड मार्केट शुड डेफिनेटली लुक एट दैट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एक उसमें पॉजिटिविटी आएगी जब आप देखोगे अर्निंग्स ग्रोथ जो 9-10% है, हमको लगता है कि 12-13% आ जाएगा अगले 1-2 क्वार्टर में। तो एक तो ये अर्निंग्स की बात हुई। दूसरा ट्रिगर मार्केट के लिए, हाँ बोलिए। जी प्लीज। हाँ, दूसरा ट्रिगर मार्केट के लिए क्लियरली एफआई फ्लोज है। देखिए एफआई 5 साल से नहीं है, हमको लगता है कभी ना कभी आएंगे ये, राइट। इट्स इंडियन मार्केट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीटली इग्नोर। 5 साल से आए नहीं है, इमर्जिंग मार्केट में लास्ट 6 महीने से इन्वेस्ट करने लग गए हैं एफआईज। अगर इंडियन मार्केट के आप मल्टीपल्स देखें तो मल्टीपल्स जो 22 प्लस थे, अभी अगर आप 27 मतलब फॉरवर्ड पी देख ले तो 19.6 है FY 27 का, तो दैट इज इन अ डिसेंटिश स्पेस। अगर 18.5 आ गया तो लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ जाएगा, तो मार्केट से एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ रहे हैं हमको लग रहा है। और मैंने 2 ट्रिगर की बात की, बट तीसरा ट्रिगर ये है कि अगर ये ओवरऑल टैरिफ वगैरह का इशू जो थोड़ा खत्म हो जाता है, तो एक फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशली उसको एक कंफर्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ देयर इज नथिंग जियोपॉलिटिकल अराउंड इंडिया। एक हमारा ये व्यू था कि इंडिया इज, अब 6-8 महीने पहले व्यू था कि इंडिया इज बेस्ट प्लेस जियोपॉलिटिकली। वो थोड़ा सा आई थिंक ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स एक थोड़ा डगमगा गया है। ऑब्वियसली वी हैड द इंडो पाक इशू एंड देन नाउ वी हैड द टैरिफ्स इशू, और अभी H1B इशू चल रहा है। तो एक बार वो क्लियर हो जाए तो क्लियरली आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अर्निंग्स अच्छी हो रही है एंड जियोपॉलिटिकल क्लाउड्स निकल गए हैं। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन मार्केट से डील हो 24,895। अनुज फाइनली हमने 50 डे में तोड़ा, हम उस क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी अनुज अब 55,000 के नीचे। क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे, और कल के लिए भी अनुज फ्राइडे फैक्टर कल हावी रहेगा बाजार पे, आपका टेक? फिर वो देखिए मार्केट बहुत वीक हो चुका है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, आज भी एक बार के लिए मार्केट ग्रीन में आया है ना, तो पैसा सेल करके बन रहा है, टूट रहा है बाजार, अब ब्रेकडाउन दिखा रहा है बाजार, और 24,800 अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो भी टूट गया उसके बाद ये पूरी की पूरी रैली जो 24,450 से शुरू हुई थी, इस पर रिस्क आएगा।
तो पैसा सेल करके बन रहा है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ओवरनाइट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मार्केट ने आपको ग्रीन स्टार्ट दी या इंटरडे में ग्रीन में आया और जोन दे रहा मार्केट आपको शॉर्ट करने का, उसमें शॉर्ट करिए। हाँ, एक टाइम आएगा जिससे मार्केट इतना वीक हो जाएगा कि आप चाहेंगे तो कैरी भी कर सकते हैं। अगर 24,800 टूट गया फॉर एग्जांपल तो आप कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए व्यू ये रहेगा कि सेल ऑन रैली, लेकिन ब्रेकडाउन पे सेल करने वाली मार्केट अभी भी नहीं है, क्योंकि इंटरडे में रिकवरी भी आ जाती है। कई बार हो सकता है कल अगर अच्छे ग्लोबल क्यूज़ हों, एक बार के लिए पॉजिटिव शुरुआत भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। आज से मंथली एक्सपायरी थी, पहला मंथली एक्सपायरी था जिसमें BSE की मंथली एक्सपायरी हो रही थी, तो थोड़ा सा ये फैक्टर्स भी कई बार ऐड ऑन हो जाते हैं। कल फिर रिविजिट करेंगे, लेकिन इंट्राडे में मार्केट आपको सेल ऑन रैली पे पैसा बना के दे रहा है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। यतिन के पास चलते हैं आज डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल में मोमेंटम आ रहा है, ONGC और ऑयल इंडिया, ये दो काउंटर्स डीलर्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स ONGC में BTHT की एडवाइस दे रहे हैं 245 के शुरुआती टारगेट्स के लिए, जो 248 भी हो सकते हैं। आज भी ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है सितंबर फ्यूचर्स में, एक्सपायरी वीक में, और डीलर्स को लगता है यहाँ लॉन्ग बिल्डअप जो हो रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, वो शायद स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रखे। इंडियन बैंक भी अगर आप देखें तो ये येस्टरडे भी हमने चर्चा की थी, और यहाँ भी आज काफ़ी सारे HNIs बायर हैं, और जिस हिसाब से सरकार ने कहा है कि ये रिफॉर्म्स लाएंगे, FDI शायद ढील दी जाए, तो शायद MSCI का कैंडिडेट भी बन जाए नोवामा के हिसाब से। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स BTHT के एडवाइस दे रहे हैं 720-25 के टारगेट्स के लिए। ओके, ONGC, इंडियन बैंक डीलर्स यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। इंडियन बैंक्स आज का स्पॉटलाइट, ONGC आज का बिग स्टॉक, जो हमने जिक्र किया था मार्केट की ओपनिंग से भी पहले। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स ले लेते हैं। रुचित जी बताइए, क्या चुन रहे हैं आप, BTST या STBT? STBT करके जाने की सलाह रहेगी। एक स्पेस जो काफी वीकनेस दिखा रहा है पिछले 2-3 दिन से, वो है रियलिटी, और विद इन द रियलिटी स्पेस गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेके जाने की सलाह रहेगी करंट लोज पे। ये वीकनेस और कंटिन्यू रह सकती है, तो 2000 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के गोदरेज प्रॉपर्टीज को फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जाए, और 1925 से के टारगेट्स उसमें रहेंगे। ओके, चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आप क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, रियलिटी, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है DLF। अब DLF ट्रेड कर रहा है 722, स्टॉप लगाना चाहिए 727, ₹5 का। जैसा वीकनेस है, लगता है 700 भी पॉसिबल है DLF। ओके, DLF 721 पे शॉर्ट, सबसे खराब दौर से गुजरता हुआ स्पेस। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, BTST के लिए हिंदुस्तान जिंक के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक अगर क्लोजिंग बेस पे देखें तो एक ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो हिंदुस्तान जिंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 480 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, हिंद जिंक पे खरीदारी की राय। रुचित जी ने सेल की कॉल दी, गाबा सर ने भी सेल की, मानस जी ने बाय की। अमित सेठ जी, आप किस तरफ है, बाय या सेल? तो इनफैक्ट रियलिटी में ही सेल करना है। सुबह भी DLF में एक सेल दिया था। लोधा के फ्यूचर्स वीक हैं। यहाँ पे एक चार्ट में एक अच्छे समय से पिछले 1-1.5 महीने से लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और आज के सत्र में स्टॉक ने एक अपना नेकलाइन ब्रेक किया लगभग 1160 के लेवल्स पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है और वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकडाउन आ रहा है। 1149 का फ्यूचर्स पे प्राइस है। इसे शॉर्ट करें, टारगेट रहेगा 1130, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1160 का, 1160 का। ओके, सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा रियलिटी स्टॉक पर, सेल साइड पर, ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी में एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, एवरेज इसके नीचे चल रहा है। सो टारगेट शुड बी अराउंड 1515, और स्टॉप लॉस रहेगा 1640 का। रियलिटी में बिकवाली की राय, ज़्यादातर बिकवाली की कॉल्स ही आई है, वो भी रियलिटी स्पेस से। रियलिटी स्पेस आप देखें 1.5% की गिरावट के साथ डेज लो पर क्लोज होने की तैयारी। लेकिन FNO सेटअप ब्रेथ कैसी रही, खराब ही रही होगी वीरेंद्र जी? हाँ, इसका अंदाज़ा लग चुका है आपको, शायद खराबी हुई होगी। निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी बैंक को देख लीजिए, निफ्टी IT को देख लीजिए, और खराब श्रेय, बहुत खराब। और ये जो स्पेस था जिसका जिक्र मैं कर रहा था कुछ दिन पहले, रियलिटी जी, बहुत दिनों बाद इतना सिवियर प्राइस डैमेज, इतने सिवियर शॉर्ट रोलओवर्स हो रहे हैं रियलिटी में। लुक एट, देखिए, हालांकि प्रोस्पेक्टिव इसको देखने का दूसरा है, डिफरेंट है। आप कहेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, नहीं, क्या होता है ना कि क्लोजर टू एक्सपायरी, इसमें वो स्टॉक भी शामिल है लॉन्ग अनवाइंडिंग में, जिसमें करंट मंथ में लॉन्ग कट के प्रॉफिट बुक करके लोग नहीं गए, मतलब रोल्स हुए हैं। थोड़ा तो वो प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा आपको।
खैर लॉन्ग्स मात्र 16 थे, ये अपने आप में बहुत, अगर आप देखें तो एक बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है कि कन्विक्शन टू बाय, कन्विक्शन टू स्टे लॉन्ग, कन्विक्शन टू कैरी वो नहीं था। 23 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 53 में, 121 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आगे आते हैं, अगली स्लाइड्स में आते हैं। इसमें हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, HCL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूरे दिन जिक्र हुआ कमोडिटीज़ का, कॉपर का, पीएनबी हाउसिंग का और डिफेंस का। ऑल इंडिया शानदार मूव यहाँ पे। BL में आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का फेस था। RBL बैंक, के इंडस्ट्रीज, HFCL सब में शॉर्ट कवर। एंड नाउ लुक एट शॉर्ट पावर ग्रिड, लोरा डेवलपर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल एक स्पाइक आया था लेकिन क्रैक हो गया, समुद्र मदरसन, आदित्य बिरला कैपिटल। लेकिन फिर कह रहा हूँ इट्स रियलिटी जो कि सबसे बड़ा शॉर्ट कैरी कर रहा है। फॉर इंस्टेंस प्रेस्टीज आपकी स्क्रीन पे 4% स्लाइड हुआ, टॉप लूजर ऑफ द डे, और ये इतने बड़े फ्रैक्शन से 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वायलेट करके इस स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे। पहली बार पोस्ट 22 मई के बाद क्लोज होता हुआ कल्याण ज्वेलर्स, मैं कल भी बात कर रहा था आपसे कि इस गोल्ड प्राइसेस पे टाइटन, इस गोल्ड प्राइसेस पे कल्याण वो हिट ले रहे हैं एट 463 पोस्ट 2 अप्रैल 2025, लोवेस्ट क्लोज फॉर कल्याण। और मैं इनफैक्ट बाकी ट्रेंड को देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिए, टाटा मोटर्स सब क्रैक हुए। एक बार डायरेक्टर साहब लेके आइएगा टाइटन, तो एक तरफ रखिएगा कल्याण, एक तरफ रखिएगा टाइटन, आपकी स्क्रीन पे आएगा। और टाइटन एट 3387, टाइटन इस वक्त 3459, 3387, लगभग 70 रुपये ट्रेड कर रहा है नीचे अपने 200 डेमा के। कुछ देर के लिए वीकली पे कन्वर्ट करूं तो सुबह बात कर रहा था मैं कि अमूमन ये बुरे फेज में जाता है टुवर्ड्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और इट्स 3330 जहाँ पे इस वक्त वो एवरेज अलाइंड है। सचिन, क्या लग रहा है आपको कि ये, अच्छा सोमिल से बात करते हैं। सोमिल, लग रहा है चांसेस ऑफ हिटिंग 3330 ऑन द डाउन साइड टाइटन? डेफिनेटली ये बैंड में चल रहा है टाइटन कुछ समय से। 3730 का ऊपर का बैंड है और नीचे में 3300 के आसपास का लोअर एंड है। तो ये बैंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके अब फिर से नीचे की तरफ रुक गया। तो आई एम श्योर जो नीचे का लेवल है, जो लोअर एंड ऑफ द बैंड है, वो 3300 का है और वही टारगेट रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी और वीकनेस हो सकती है इसमें, और ये 3000 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। तो इससे इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म दूर रहने की सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह है। टाइटन में फिलहाल काफ़ी प्रेशर, लगभग 1% के करीब पर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए मार्केट का मूड माहौल तो काफ़ी ख़राब, या फिर कहें तो सीमित दायरे में पिछले कुछ समय से बाजार कामकाज कर रहा है। लेकिन प्रमोटर ने ऊंचे भाव पर ब्लॉक डील से अच्छा मुनाफा कमाया है। क्या है डिटेल? कंचन ने रिसर्च की, उनसे जानते हैं। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली ब्लॉक डील की बात सामने आई है और प्रमोटर ऑफलोडिंग की बात सामने आई। तो सबसे पहले आज की ही खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पे हमने देखा था कि पॉलीकैप के अंदर एक ब्लॉक डील हमें होती हुई दिखाई दी है, जहां पे प्रमोटर्स ने करीब 1700 करोड़ की जो इक्विटी है वहां पे जो डील है वो करी है। यहाँ पे करीब 1.5% की इक्विटी में सौदा हुआ है। और शेयर्स की बात करी जाए तो करीबन 22.5 लाख शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एक ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर इस साल की बात करें तो प्रमोटर्स यहां पे लगातार जो इक्विटी है उसको ऑफलोड करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। यहां पे देखिए हमने काफी बड़ी जो ब्लॉक डील है वो होती हुई देखी थी। करीबन 13,000 करोड़ की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एंटिटी को ऑफलोड किया था। यहां पे करीबन 1% की इक्विटी में सौदा हुआ था और 6.8 लाख करोड़ शेयर्स में ये हमें डील जो है वो होती हुई दिखाई दी थी। यही दो शेयर्स नहीं है बल्कि इसके अलावा भी काफी लंबी लाइन है जहां पे प्रमोटर्स जो है वो अपना जो इक्विटी है उसको ऑफलोड करते हुए नजर आए थे। अभी हमने रिसेंटली कल ही देखा था कि एक्सो नोबल में एक ब्लॉक डील हुई है करीबन 765 करोड़ की, 5% इक्विटी में सौदा हुआ है। इंडो सोलर का एक हमने ओएफएस आता हुआ देखा था करीबन 3000 करोड़ का, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 15% की इक्विटी शेयर होती हुई हमें दिखाई दी थी। वोल्टैम्प भी यहाँ पे पीछे नहीं रहा है, यहाँ पे भी करीबन 500 करोड़ का हमने देखा था कि ब्लॉक डील हुई थी और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 37.7% जो इक्विटी है उसमें सौदा होता हुआ दिखाई दिया था। वेंट इंडिया की बात करी जाए तो 565 करोड़ का यहाँ पे ओएफएस आया था, जहाँ पे 37.5% की जो इक्विटी है वो यहाँ पे एक्सचेंज होती हुई दिखाई दी थी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीबन 1200 करोड़ का यहाँ पे ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई दिया था। और केपीआर मिल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1200 करोड़ की जो इक्विटी है वो ऑफलोड हुई थी। इसके बाद अगर इनकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो वहां पे हमें काफी ज्यादा जो चेंजेस हैं इन शेयर्स में आते हुए दिखाई दिए हैं।
बिल्कुल शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल्स के लिए। एक बार पॉलीकैब रखिए स्क्रीन पर। पॉलीकैब में ब्लॉक डील की खबर लगातार हम सीएनबीसी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे और ओपनिंग इसकी ग्रीन में दिखा रही थी, हुई भी थी, लेकिन आपने कहा था सुबह कि यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है और वैसा ही होता हुआ नजर आया। पॉलीकैब रेड डेज लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। यहाँ से पॉलीकैब पे क्या अप्रोच अब? जो सुबह थी मेरी अप्रोच, मैंने सुबह भी ये कहा था, आपको याद होगा कि इसमें आप प्रमोटर बेच रहा है अगर इतनी अच्छी रैली के बाद, तो रिटेल क्यों ले? और मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये ब्लॉक विंडो में लिया किसने और क्यों लिया, और क्यों सिर्फ 1% की वो डिस्काउंट पर एक एग्जिट दी गई है प्रमोटर को। ये पैसा भी जो है ना, ये रिटेल का ही पैसा है। जो एक इंस्टीट्यूशंस का पैसा है वो भी रिटेल का ही पैसा है, वो और उनका खुद का पैसा थोड़ा ना। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने लिया है, प्रमोटर से सवाल पूछिए, आपने जून में बेचा था अभी स्टेक, आप इतना स्टेक बेच चुके हैं, ऐसी आपको क्या ज़रूरत आ गई कि तुरंत आपने 3 महीने में फिर स्टेक बेच दिया, और वो भी एकदम जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, तब इतने अच्छे एनवायरनमेंट में इतनी बड़ी रैली आने के बाद। क्या आपने पहले लोगों को गाइड किया था कि जब पिछली बार बेचा था कि जैसे ये लॉकअप खत्म होगा मैं दोबारा बेचने आऊँगा, और बेचने आऊँगा जितने शुरू में बेचने की बात हो रही थी उससे डबल बेच दिया। कल बुक 12 लाख की थी, आज देखा कि डिमांड है तो 22 लाख बेच दिए। क्या हो रहा है ये? तो ये पूछा क्या किसी ने? नहीं पूछा ना। देखिए, हम बात करेंगे रिटेल के हिसाब से कि जो रिटेल को एक के फ़ायदे की बात करेंगे हम। बहुत सिंपल चीज़ है ये। और ये जो आज सुबह हुआ, ये एक इसीलिए मेरी एक वार्निंग थी रिटेल को कि आज ख़ास तौर से आप बिल्कुल इस स्टॉक को हाथ मत लगाइए। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक अब ठीक ठाक करेक्ट हो तो, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा कौन जानता है अपनी कंपनी के बारे में। आप विद इन 3 मंथ्स वापस एक बार बेच रहे, तो मुझे थोड़ा सा ये मामला जो है ना शेयर ख़राब लगा था। खैर एनीवे, जो है सो है। अच्छा बताइए, अब मार्केट का पंचनामा नज़र करते हैं, क्या क्या सवाल है? सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हैं आज। एफएमसीजी पे सवाल लगातार कल से हम देख रहे आ रहे हैं और आज भी एक सवाल एफएमसीजी पर ही आया है। टाटा कंज्यूमर जो कल काफ़ी अच्छा चल रहा था, टाटा कंज्यूमर आज लगभग 1% गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एफएमसीजी स्पेस में पता नहीं लोग या तो बहुत ही जो लगाव है उनका इन पर्टिकुलर काउंटर से, कुछ तो है जो छोड़ने को, मतलब काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं। क्या उनको हिदायत टाटा कंज्यूमर में? देखिए, टाटा कंज्यूमर ने ऑफ रेट चलना शुरू किया था और जीएसटी कट के बाद से, लेकिन ये बहुत वीक स्टॉक रहा है। अगर आप इसे देखें पिछले कुछ समय में, बस वो एक बीच में एक रैली आई थी, उसको अगर आप छोड़ दें तो अदरवाइज़ काफ़ी वीक काउंटर रहा है ये, और काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा नेगेटिव ही रहूँगा श्रेया। ओके, बिकवाली हावी हो सकती है। वेदांता पे रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे, वेदांता सुबह सुझाया गया था हमारे पैनल द्वारा भी, और शानदार रैली के साथ देखिए क्लोज होने की तैयारी, लगभग 3% इस कमज़ोर मार्केट में भी, स्पेशली मेटल स्पेस में अच्छा परफॉर्म करता हुआ वेदांता। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे रोहित जी, 450 इनकी खरीदे, प्रॉफिट बुक करें, ऐड करें इन लेवल्स पे, होल्ड करें, क्या किया जाए? नहीं, अगर एक पॉकेट इस मार्केट में बहुत स्ट्रांग लग रही है वो मेटल्स है। आज भी देखिए, आई थिंक लोग सरप्राइज हो जाएंगे इस मेटल्स रैली में। ये मेटल्स एज अ पैक मुझे लग रहा है यहाँ से 10 से 15% की बहुत क्विक रैली दे सकता है ऑल मेटल स्टॉक्स, और उसमें वेदांता सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अच्छा, पता है वेदांता के बारे में बहुत लोग बहुत चीज़ें कहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। आप पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 100 रुपये से चलना शुरू हुआ, आज 460 है, और मेरे ख्याल से 150 रुपये डिविडेंड दे चुका है जहाँ से चलना शुरू हुआ है उसके बाद से। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें विदाउट अ डाउट बने रहे, अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट किए। और एक बार अगर डीमर्जर का अप्रूवल आ गया ना इनका, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से भी शायद आपको ठीक ठाक रिटर्न्स दे सकता है। तो ये मेरा व्यू होगा वेदांता के ऊपर। ओके, वेदांता पे व्यू 3:35 पर सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, साथ ही इंस्टाग्राम पर आपके साथ जुड़ेंगे और तभी सवाल को एड्रेस करेंगे। एक बार एफएनओ बैन अपडेट ले लिया जाए। एफएनओ बैन अपडेट आपके स्क्रीन पर आएगा इस वक्त। सम्मान कैपिटल 82% यहाँ पर पोजीशन बनी है, बैन से बाहर आ सकते हैं। HFCL भी बैन से बाहर, करीब करीब 80% का पोजीशन बना है, ये बैन से बाहर आ सकता है। तो ये अपडेट आपके लिए। एक बार चार्ट चेक भी लेना चाहूँगी मैं। पॉलीकैब लगातार हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं सोमिल जी, और अब देखिए डेज लोज के आसपास क्लोज होने की तैयारी चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से, और भारी बिकवाली देख रहे हैं आप चार्ट के थ्रू। पॉलीकैब में अगर आप देखें तो पहले एक हाई बना था अराउंड 7,600 के आसपास,
उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ फेल हुआ है और वहां से ही ये नीचे की तरफ इन द वेरी शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखा रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ होगा 6970 और यही शॉर्ट टर्म का एक टारगेट होगा मेरे हिसाब से। यहाँ से अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है ऑन द लॉन्ग साइड, उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और नीचे में मुझे लगता है कि 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास फिर से ये अवेलेबल होगा अराउंड 6800 के आसपास, एंड दैट विल बी अ ग्रेट टाइम टू बाय। ओके, चलिए पॉलीकैब टुवर्ड्स स्टे लो क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। इट्स 24889 54925। फाइनली 55,000 भी अनुज निफ्टी बैंक पर गया। ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग अनुज। बिल्कुल वीरू, चलिए देखिए मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी में काफ़ी प्रेशर 24,900 के नीचे, सेंसेक्स 81,200 के नीचे और बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे। और एक और चीज़ देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप जो पूरा दिन थोड़ा सा होल्ड आउट कर रहे थे, आखिरी के 1 घंटे में किस तरीके की पिटाई हुई मिड कैप और स्मॉल कैप की। एडवांस डिक्लाइन एकदम से देखिए 800:2000 का रहा। ये 2 बजे तक मामला ठीक ठाक था, लेकिन आखिरी के 1.5 घंटे में जिस तरीके की पिटाई हुई मिड कैप और स्मॉल कैप में। और निफ्टी आईटी ऑब्वियसली 1% नीचे, निफ्टी बैंक हालांकि कम गिरा, लेकिन निफ्टी पे काफ़ी प्रेशर था। सेक्टोरल लूजर्स देखते हैं इस समय यहाँ पर किस तरीके के सेक्टोरल लूजर्स हैं। रियल्टी करीब 1.5%, आईटी करीब 1.25% नीचे था, ऑटो 1% नीचे, उसके अलावा फार्मा में गिरावट आई, एनर्जी में गिरावट आई और कैपिटल मार्केट यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट आई। अब आते हैं गेनर्स पर गिनती के 2, डिफेंस और मेटल्स, यही 2 इंडेक्स थे जहाँ पर थोड़ी सी आज बाइंग थी। अब इंडेक्स लूजर्स पर आते हैं। ट्रेंड कोलैप्स हो रहा है 3.5% नीचे। पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, टीसीएस, श्रीराम फाइनेंस और एनटीपीसी। टीसीएस फ्रेश 52 वीक लो आज की ट्रेड में। ऊपर क्या था आपका बीईएल, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, ओएनजीसी, बस दैट्स इट। थोड़ा सा भारतीय और एक्सिस बैंक, लेकिन एक बहुत ख़राब सेशन मार्केट के लिए कहना होगा फिर। जी हाँ, बहुत ख़राब सेशन अनुज। हम 2 रुपये क्लोज हो रहे हैं 24,902 पे और निफ्टी बैंक 54,954 पे। श्रेया ने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी ना, तो किसी अनजान शायर की 2 लाइनें कही थी, है ना श्रेया? नहीं, अनजान नहीं, प्रवीण जी की शायरी है ये। नहीं, मेरे लिए अनजान है ना वो, है ना, मेरे लिए अनजान है ना। तो मैंने क्योंकि एट्रीब्यूट किया अनजान, तो उसको पूरा कर देता हूँ बाजार के लिहाज से कि चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, बड़ी हिम्मत करके लिया था मैंने इन्फोसिस जैसे तैसे, कि बड़ी हिम्मत करके लिया था इन्फोसिस मैंने जैसे तैसे, ट्रंप ने बवाल कर दिया कि रखिए सब्र थोड़ा, कि रखिए सब्र थोड़ा, ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा, कट गया जैसे तैसे गुरुवार, अब कल शुक्रवार आएगा, अब कल शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार को ही पैनल मिलेगा। बिल्कुल श्रेया, मैं चाहूँगा, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बीच बीच में इस तरीके से ये ऐड करते रहा करिए, ताकि वीरू को एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। वीरू बहुत अच्छा था वैसे, और देखिए वीरू का खुद का लिखा हुआ होता है, तो इसके लिए और बहुत सही लिखा वीरू वैसे आपने। टीसीएस का 52 वीक लो, और सही बोला आपने। लेकिन एक चीज़ है, एटलीस्ट कल एक अच्छी चीज़ होगी, कल 3:30 के बाद 2 दिन का सपोर्ट है मार्केट में, सैटरडे और संडे का। और वीकली चार्ट पे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। खैर चलिए, जैसा तैसा है, शुक्रवार हफ्ते का सबसे खूबसूरत दिन वैसे भी होता है। तो कल मुलाकात करेंगे आपसे सुबह मॉर्निंग को और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।